एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो नॉर्थ ईस्ट लेट 2023 के पेपर वन प्रिपरेशन के लिए सुपर फास्ट रिवीजन सेशन आज मैं लेकर आई हूं, जिसमें हम नेक्स्ट 120 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट पेपर वन की फाइनल रिवीजन करेंगे। हर एक यूनिट के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एंड उसके साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे स्मार्ट ट्रिक्स, कुछ ऐसे कीवर्ड्स बताऊंगी जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस को सही करने में आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो आप सभी इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि फाइनल रिवीजन के लिए क्विक रिवीजन पीडीएफ हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको 2000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलते हैं। इसमें इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। इसको आप लोग एग्जाम से पहले 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको अपडेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, करंट अफेयर, शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज मिलेगी, जो कि डेफिनेटली कम समय में भी आपको पेपर वन में 80+ स्कोर करने में बहुत मदद करता है। स्क्रीन पर ये 2 नंबर्स नजर आ रहे हैं। किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ 699। तो आज ही आप इन नंबर्स पर जल्दी से कांटेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जिसका नाम है लेवल्स ऑफ टीचिंग। बेसिकली हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ पे तीनों लेवल्स का नाम देख सकते हो। सबसे छोटा लेवल होता है मेमोरी लेवल, देन सबसे बड़ा लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, मेमोरी लेवल में रोट लर्निंग यानी कि रट्टा मार करके बच्चों को चीजें याद करवाई जाती थी, जिसको कि हम लोग क्रैमिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर छोटे बच्चों की बात करें तो एबीसीडी उनको एक गाने की तरह याद करवाया जाता था। उनको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता था कि ए फॉर एप्पल होता है तो एप्पल एग्जैक्टली क्या है, क्यों इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें कि मेमोरी लेवल में जो भी उन्होंने रट्टा मारकर चीजें याद की थी, उन चीजों की समझ उनको थोड़ी थोड़ी आने लग जाती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लग जाती है। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, ये हाईएस्ट लेवल होता है। मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमने जो कुछ भी सीखा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम यूज करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल में। जैसे कि बचपन से जो भी चीजें मैंने सीखी, अब रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में मैं उस नॉलेज को यूज कर सकती हूँ। तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है कि एग्जैक्टली हमने कहाँ पे कौन सी चीज को कैसे सीखा। करेक्ट। मेमोरी लेवल जो होता है, ये टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, यानी कि इसमें टीचर जैसा चाहेंगे वैसा पढ़ाएंगे। टीचर को जो मन होगा, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ही इस तरह की जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पूरा किया जाता है। देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसमें भी यही प्रोसेस रहता है। देन वी हैव लर्नर सेंटर्ड मेथड, जो कि रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। इसमें स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, स्टूडेंट्स को कौन से तरीके से पढ़ना पसंद आ रहा है, वो क्या चाहते हैं, उन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होती है। मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल की अगर बात करें, मेमोरी लेवल थॉटलेस लेवल होता है। इसमें बिल्कुल भी दिमाग यूज नहीं होता, बस जो बोला जा रहा है उसको एज इट इज याद किया जाता है, तो थॉटलेस इसको बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में थॉटफुल, यानी कि इसमें चीजें जैसे कि समझने लगते हैं तो हमारी मेमोरी, हमारा ब्रेन का यूज होने लगता है। देन वी हैव हाईली थॉटफुल लेवल, जिसमें कि जो कुछ भी हमने नॉलेज कलेक्ट किया था उसको यूज करने का समय है, तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, इस यूनिट में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर हो। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, यानी कि ब्लूम का वर्गीकरण। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी शिफ्ट में एनटीए इसको मिस नहीं करता। ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग हमारे डोमेन्स को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला है कॉग्निटिव डोमेन, जिसको कि रिवाइज्ड कॉग्निशन डायमेंशन लिखा गया है। इसको डायरेक्टली आप लोग कॉग्निटिव डोमेन के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है, सेकेंड है साइकोमोटर डोमेन, तीसरा है अफेक्टिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन में हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स का नाम आपको याद रखने हैं, इनका सीक्वेंस आपको याद रखना है। ओके, तो सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, सबसे पहली चीज आती है क्रिएट, इवेल्युएट, एनालाइज, अप्लाई, अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बरिंग। करेक्ट। स्मॉलेस्ट लेवल क्या होता है, क्रिएटिंग लेवल, देन वी हैव इवेल्युएटिंग। यहां से थोड़ा सा आप इस तरह से देख सकते हो, सबसे पहला लेवल होता है रिमेम्बरिंग, देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग, देन वी हैव एप्लीकेशन,
देन वी हैव एनालाइजिंग, देन वी हैव इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। अब देखो किसी चीज को मैंने याद कर लिया, मान लीजिए कि मैं पॉट बनाना सीख रही हूँ, मिट्टी के मटके बनाना सीख रही हूँ, मैंने सिर्फ अभी किसी को बनाते देखा, प्रोसेस मैंने याद कर लिया। उसके बाद एग्जैक्टली वो मिट्टी कैसे बनानी है, उसमें क्या क्या चीजें मिलाई जाएंगी, वो सब चीजें अगर मैं समझ गई तो वो आ गया अंडरस्टैंडिंग लेवल। देन उस चीज को अप्लाई करना, जो कुछ मैंने अंडरस्टैंडिंग लेवल में सीखा, रिमेम्बरिंग लेवल में सीखा, उसको अप्लाई करना इस अप्लाइंग लेवल। ठीक है, उसके बाद उसको एनालाइज करना कि जो चीजें मैंने बनाई वो सही बन रही हैं कि नहीं बन रही है, उस चीज को मैं एनालाइज करती रहूंगी। एंड देन इवेल्युएटिंग, मैंने अपने आप को अपना मूल्यांकन करना है कि 10 में से कितने नंबर मैं अपने बनाए हुए पॉट को दूंगी। तो मान लीजिए अभी तक मैंने इस तरह से एक सिंपल सा फ्लावर पॉट बनाना सीख लिया था, इवेल्युएट कर दिया, उसके बाद मैं क्रिएटिंग फेज में आऊंगी, जहां पे ये हो सकता है कि अब मेरे को पूरा प्रोसेस, ये वाला पूरा प्रोसेस पता चल गया। अब क्रिएटिंग फेज में हम क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्टिव फेज की तरह होता है। एक बार हमने सब सीख लिया, अब मैं डिफरेंट डिफरेंट शेप के इस तरह से पॉट बना सकती हूँ। प्रोसेस पता है तो सिर्फ हमें क्या करना है, उसका डिजाइन और शेप चेंज करना है। सो सिमिलरली हमारे पास सेकेंड डोमेन आता है साइकोमोटर डोमेन, जिसमें कि पहला स्टेप है इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। इमिटेशन मतलब शुरू कर देना, उसमें फिर चेंजेस करना, उसको डिटेल में समझना, उसमें ही थोड़े से बदलाव लाकर उस चीज में और थोड़े से एक्सपेरिमेंट करना, देन वो चीज हमारी इतनी प्राकृतिक हो जाती है हमारे लिए कि वो हम लोगों को फिर इजी लगने लग जाती है, तो दैट इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन। सिमिलरली वी टॉक अबाउट अफेक्टिव डोमेन, सो रिसीव करना किसी चीज को, मैं आप लोगों को कुछ बता रही हूँ, आप उस चीज को रिसीव कर रहे हो, उससे अकॉर्डिंग आप उस पर रिस्पॉन्ड करोगे, फिर आप उसको वैल्यू दोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, एंड देन इंटरनलाइजिंग वैल्यूज, यानी कि जो भी चीजें हमने सीखी थी उसको हमने अपने आप में नेचुरल बना लिया। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप सभी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग प्रोफेशन में जाओगे, जब आपने अगर अभी तक पढ़ाया है ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पे भी, तो शुरू में आप लोग थोड़े घबराए होंगे, लेकिन समय के साथ साथ विद इन अ मंथ आप लोग इतने उसमें एक्टिव हो चुके होंगे, इतने प्रो हो चुके होंगे कि अब आप लोगों को पढ़ाने से पहले ना डर लगता होगा, और वो नेचुरली आपके अंदर से जो है चीजें निकलती हैं, एग्जाम्पल्स निकलते हैं, तो वो नेचुरलाइजेशन होता है, जिसको कि यहाँ पे अफेक्टिव डोमेन में इंटरनलाइज वैल्यूज बोला गया है। करेक्ट। डिटेल में ये सारे हमने सेपरेट सेशन में डिस्कस किए हैं, इफ यू वांट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगी, आप बस मुझे कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं स्वयं। स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये क्या है, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें कि सभी स्टूडेंट्स को फ्री ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है। शिक्षित भारत उन्नत भारत इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। स्वयं पोर्टल जो बनाया गया है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि इसमें कोई भी बच्चा कहीं भी बैठ करके, आप चाहे इंडिया के किसी भी कॉर्नर पे हो, आप चाहे वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे हो, आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हो, बस उसके लिए आप लोगों को इंटरनेट कनेक्शन और एक अच्छा मोबाइल लैपटॉप होना चाहिए। तो स्वयं का मेजर फोकस यही है कि फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सभी बच्चों को दी जाए, ताकि इक्वालिटी रहे और सभी बच्चे पढ़ लिख सके। नेक्स्ट वी हैव स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है, ये भी एजुकेशन से ही रिलेटेड है, लेकिन ये फ्री डीटीएच चैनल है। एंड स्वयं में एक मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, इसमें बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं, जो कि 4 क्वाड्रेंट्स है। इसमें आप लोगों को ई कंटेंट भी मिल जाएगा, यानी कि पीडीएफ के फॉर्मेट में नोट्स भी मिल जाएंगे, आप लोग अपने आप को इवेलुएट भी कर सकते हो, आप लोग इसमें टेस्ट भी दे सकते हो, आप लोगों को इसमें वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। इवेलुएशन एंड टेस्ट एक ही चीज हो गई। एंड यहाँ पे आप लोगों का ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी इसमें प्रोवाइड कराते हैं। तो ये 4 चीजें हैं जिसपे फोकस करके स्वयं बेसिकली काम करता है। स्वयं प्रभा की बात करें, इसका मेजर फोकस भी बच्चों तक जो है पढ़ाई पहुंचाना है, बच्चे हर कहीं से पढ़ सकें, यही इसका उद्देश्य है। लेकिन ये क्या है, ये एक डीटीएच चैनल है। आप लोगों ने घर में टीवी देखते होंगे, जो फ्री चैनल्स होते हैं, फ्री डिश होती है, आप लोगों ने उसमें बहुत बार ये देखा होगा कि पूरा पूरा दिन जब आप उस चैनल के आसपास से क्रॉस होते होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहां पे हर समय टीचर्स पढ़ा ही रहे होते हैं, तो वो स्वयं प्रभा के अंडर चैनल आते हैं। सो इसमें टोटल 34 डीटीएच चैनल है, जो कि डायरेक्टली आप लोग अपने घर पे बैठ के ही एक्सेस कर सकते हो। इसको 19 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, जैसे कि स्वयं प्रभा का मैंने आपको बताया कि 19 अक्टूबर 2020 को इसको स्टार्ट किया गया है, वैसे ही स्वयं को कब लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, एंड बाकी स्टूडेंट्स को भी आप मदद करोगे। तो स्वयं
प्रभा में 24/7 एजुकेशनल चैनल्स में जो है रिपीट होते रहते हैं लेक्चर्स। अब देखो 24/7 का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो कई बार वो रिकॉर्डेड सेशंस भी होते हैं, कई बार वो लाइव सेशंस भी होते हैं। तो दिन में एक बार मान लीजिए सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक एक सेशन किसी पर्टिकुलर टीचर ने ले लिया। उसके बाद यही सेशन को पूरा दिन 4 से 5 बार इसी पे रिपीट किया जाता है कि अगर कई स्टूडेंट सुबह का सेशन अटेंड नहीं कर पाए तो वो शाम को कर सकते हैं, शाम को नहीं कर पाए तो वो रात को कर सकते हैं। तो इसीलिए ये 24/7 प्रोग्राम्स रन होते रहते हैं। एंड इसके लिए सैटेलाइट कौन सा यूज होता है एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो जी सैट 15 यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 15 इसमें यूज होता है। आगे अगर हम बात करें यूजीसी मूक के बारे में, सो मूक क्या है? ये स्वयं का ही एक वर्टिकल है, स्वयं का ही एक सब पार्ट हम इसको बोल सकते हैं। करेक्ट। सो मूक की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसको याद रख लीजिए, एग्जाम में जरूर आती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्वयं, स्वयं की फुल फॉर्म भी एग्जाम में बहुत बार आती है। इसके कितने क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है, इसके कितने कोऑर्डिनेटर्स हैं? सो इसके 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। मूक की बात नहीं कर रही, स्वयं की ही बात कर रही हूँ। 4 क्वाड्रेंट्स हैं एंड 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, राइट। एंड ये क्या है? ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है विच प्रोवाइड अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड विद अ चांस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन विद बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड। सो अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट के टीचर्स, जैसे कि आईआईटीज की बात करें, एनआईटीज की बात करें, आईआईएम, इस तरह के जो टीचर्स होते हैं वो इन पोर्टल्स में पढ़ाते हैं। established back in 2008 and gained momentum in 2012 as a popular learning tool। So 2008 में इसको बना दिया गया था, लेकिन पॉपुलर ये 2012 में हुआ, उसके बाद से यूज होने लगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवैल्यूएशन सिस्टम। सो इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करना। जब एक टीचर पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, उसके बाद एक टीचर स्टूडेंट्स के टेस्ट लेते हैं, चाहे चाहे वो फाइनल एग्जाम है, चाहे वो क्लास टेस्ट है। तो उससे हम क्या करते हैं? किसी एक स्टूडेंट का मूल्यांकन करते हैं कि जो भी हमने पढ़ाया वो उनको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट या फिर नहीं हुआ। करेक्ट। सो इसी तरह से यहाँ पे मूल्यांकन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम अपनी टीचिंग को और लर्निंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं। So evaluation is the process of gathering and interpreting evidence on changes in the behavior of the students as they progress through schools। सिंपल सी लैंग्वेज में बोलते हैं कि बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, बच्चे जो चीजें सीखते हैं क्लास में, उसको चेक करना बहुत जरूरी है। अगर इवैल्यूएशन ही नहीं होगा, अगर फाइनल एग्जाम या क्लास टेस्ट ही नहीं होंगे, तो एक टीचर को कैसे पता लगेगा कि वो बच्चा समझ रहा है? नहीं तो बच्चे तो सुनेंगे ही नहीं क्लास में। ठीक है। सो कोठारी कमीशन के अंदर इवैल्यूएशन की एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है, जिसमें कहा गया है इवैल्यूएशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड इज इंटीमेटली रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। द टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन आर मीन्स ऑफ कलेक्शन एविडेंसेस अबाउट द स्टूडेंट्स डेवलपमेंट इन डिजायरेबल डायरेक्शन, यानी कि किसी भी वांछित दिशा में, किसी भी जरूरी दिशा में स्टूडेंट की कितनी डेवलपमेंट है, किस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट ज्यादा है या कम है, वो सब जानने के लिए भी इवैल्यूएशन बहुत जरूरी होता है। सो ये इवैल्यूएशन का बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद आते हैं टाइप्स पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स में अकॉर्डिंग टू इसको जो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी के टाइप्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो फॉर्मेटिव एंड समेटिव यहाँ पे देख सकते हो रिपीटेड है, तो हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे बेसिक आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी, मान लीजिए कि मैंने एमबीए कर ली, उसके बाद मुझे बोला जाता है कि आपकी कैंपस प्लेसमेंट होगी, यानी कि कैंपस से ही मुझे अपनी क्वालिटीज, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से किसी कंपनी में नौकरी दिलवाई जाएगी। तो ये होता है प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है? किसी किसी पर्सन को, किसी बच्चे को हम किस प्लेस पर पहुंचा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। अब कोई बच्चा है जिसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है लेकिन वो ड्राइंग डांसिंग में अच्छा नहीं है, तो उस बच्चे को हम ये बोलेंगे कि आप आगे जाकर के मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा कर सकते हो। बाकी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मान लीजिए, जो कि मैथ्स, इंग्लिश, साइंस इसमें बहुत बेकार है लेकिन डांसिंग में बहुत अच्छे हैं, तो उनको हम उस जगह पे प्लेस कर सकते हैं कि आप उस चीज पे ज्यादा फोकस करो। देन वी हैव फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव से जानने से पहले मैं आपको डायग्नोस्टिक बता देना चाहती हूँ। डायग्नोस का मतलब होता है फाइंड आउट करना, कि कोई बच्चा अगर हमें देखना है कि वो किस चीज में अच्छा है,
कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में जा करके, तो वो सब चीजें अगर हमें देखनी है तो उसके लिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जरूरी होता है। अगले जो 4 टाइप्स है, फॉर्मेटिव, समेटिव, नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, दीज 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल पूछे जाते हैं। सो फॉर्मेटिव की बात करें, जो हमारे फॉर्मेटिव की बात करें, अब जैसे देखो सेशन है, सेशन में मैं क्या कर रही हूँ, बीच बीच में आप लोगों को कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हूँ। इन होमवर्क क्वेश्चंस का क्या बेनिफिट है कि आप लोगों का मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे एक्टिवली मेरी क्लास में कॉन्सेप्ट को सुन रहे हैं। करेक्ट, सो ये होता है होमवर्क क्वेश्चन का बेनिफिट। सो इसी तरह से स्टूडेंट्स, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है ऑफलाइन क्लास में भी। टीचर कई बार क्लास के एंड में स्टूडेंट्स को पूछ लेते हैं कि हाँ भाई बताओ आज हमने क्लास में क्या पढ़ा, या फिर बताओ आपको आज कितना समझ आया, या छोटी छोटी जो क्वेश्चंस क्लास के एंड में या क्लास के बीच में पूछे जाते हैं, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होते हैं। देन वी हैव समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव वर्ड आप याद रख सकते हो समरी से। समरी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के एंड में कुछ कैलकुलेट करना। सो जो हमारे फाइनल एग्जाम होते हैं, चाहे वो सेमेस्टर के हैं या फिर एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं, उन सब चीजों से जो एक स्टूडेंट का पूरे साल का या पूरे 6 महीने का हमें नॉलेज पता चलता है, या उन्होंने कितनी एक्टिवली क्लास में चीजों को सुना ये पता चलता है, तो वो होता है समेटिव इवैल्यूएशन। मतलब पूरे सेशन के एंड में अगर हम किसी को इवैल्यूएट करते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के बाद, सो वो समेटिव के अंदर आता है। देन वी हैव नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। सो नॉर्म रेफरेंस क्या होता है? नॉर्म का मतलब होता है रूल्स। ठीक है, नॉर्म का मतलब क्या होता है? रूल्स होता है। एंड क्राइटेरिया यानी कि हमने यहाँ पे कोई मान, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, मानदंड को सेट कर दिया। तो नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है, एक बच्चे की परफॉर्मेंस को बाकी के सभी बच्चों की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है। आप लोगों ने ये सुना होगा, बचपन में बोला जाता है कि देखो आपकी क्लास के बाकी के फ्रेंड्स आपके कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं लेकिन आपका नहीं हो पाया। तो इसमें क्या हुआ, एक बच्चे को दूसरे के साथ कंपेयर किया गया। सो वो होता है नॉर्म रेफरेंस। क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होता है, उसमें हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया। जैसे कि मैं अगर बोलती हूँ कि 50% से ज्यादा जिस बच्चे ने स्कोर कर दिया, वो बहुत ही गुड कैटेगरी के बच्चे होंगे। तो ये हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया। 50% से ज्यादा वाले में 50.1 वाले भी होंगे एंड 100% वाले भी होंगे। इसमें हम किसी के साथ किसी को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हमने इसमें क्या किया, सिंपल एक क्राइटेरिया रख दिया कि इससे ज्यादा लेवल के जो बच्चे होंगे, इससे ज्यादा स्कोर वाले जो बच्चे होंगे, उनको हमने गुड कैटेगरी में काउंट करना है, चाहे वो फिर 50.1 वाले हो या फिर 100 वाले हो। तो ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजन इसमें स्टूडेंट्स को होता है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि नॉर्म रेफरेंस में एक बच्चे को बाकी सबके साथ कंपेयर किया जाता है, एक बच्चे की परफॉर्मेंस को। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। स्टूडेंट्स का अगर हम मैथ का टेस्ट लेते हैं तो ए मैथ्स में बहुत अच्छा है, बी को मैथ पसंद नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग डांसिंग की बात करते हैं, तो डांसिंग में ए अच्छा नहीं है, बी बहुत अच्छा है, मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक डांस करके आया है। तो इसमें हमने क्या किया, दो लोगों की क्वालिटीज को कंपेयर किया, दो स्टूडेंट्स के मार्क्स को, दो स्टूडेंट्स की टैलेंट को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। तो ये किसके अंदर आएगा, ये आ जाएगा आपका नॉर्म रेफरेंस के अंदर। करेक्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या हो गया, हमने क्राइटेरिया रख दिया कि हाँ भाई जो जो स्टूडेंट्स के जैसे 50% मार्क्स बता दिए, या फिर किसी गेम के लिए अगर हमने किसी स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है तो हम बोलेंगे 5 फुट 5 इंच से ज्यादा जिसकी हाइट है वो स्टूडेंट्स को हम सिलेक्ट करेंगे, उससे कम हाइट वालों को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये एक मानदंड सेट कर दिया। इसके ऊपर कितने भी लोग आ सकते हैं, इसके नीचे कितने भी लोग आ सकते हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर। ठीक है, सो यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि फॉर्मेटिव और इवेल्युएटिव में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। Formative evaluation tends to accelerate pace of learning. As against summative evaluation, formative evaluation is highly reliable. So बहुत ही बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया है कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिसर्च के इंट्रोडक्शन से। रिसर्च दो चीजों से मिलकर के बना है, री एंड सर्च। सर्च का मतलब होता है किसी चीज को फाइंड आउट करना, किसी चीज को ढूंढना। एंड अगर हम इसके आगे री लगा देते हैं, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि कोई चीज, कोई प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे पास है, उसी को और बेहतर करने के लिए हम लोग उसमें रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च किसी भी टाइप की हो सकती है, वो एक्सपेरिमेंटल भी हो सकती है, साइंटिफिक भी हो सकती है, कैजुअल भी हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है।
तो इससे क्या होता है, छोटे छोटे फैक्ट्स हम पहले समझते हैं एंड उन फैक्ट्स को कलेक्ट करने के बाद हम उसके सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो रिसर्च के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स। अब कोई टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड नए फैक्ट्स, नई फाइंडिंग्स अगर हम जानना चाहते हैं तो रिसर्च उसमें की जा सकती है। इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना, या फिर वो प्रॉब्लम क्यों हुई, आगे आने वाले समय में उस प्रॉब्लम को कैसे रोका जा सकता है, इन सब चीजों के लिए हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। To verify and test important facts, to analyze an event or process or phenomena to identify the cause and effect relationship. So, cause and effect का मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम हमारे सामने क्यों आई, ठीक है, एंड इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एंड आने वाले समय में उस प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, क्या इनिशिएटिव्स अभी लिए जाएं ताकि फ्यूचर में जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस प्रॉब्लम को फेस ही ना करे। इन सब चीजों में रिसर्च हमें मदद करता है। सो ये हमने अभी तक दो कॉन्सेप्ट्स कर लिए, इंट्रोडक्शन एंड रिव्यू। सो डायरेक्टली अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसमें हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, कि एक रिसर्च में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी साथ साथ में बताती हूँ। एम्पेरिकल, एम्पेरिकल में मैंने आप लोगों को एक टर्म बताती हूँ, एम्पायर। एम्पायर का मतलब क्या होता है, किसी भी मैच में आप लोगों ने एम्पायर देखा होगा, वो क्या होता है, एक सीनियर पर्सन होता है जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है एंड वो अपनी ऑब्जर्वेशन की मदद से क्या करते हैं, वहां पे आउट है पर्सन या फिर अभी आउट नहीं है, स्कोर वो बताते हैं, ठीक है। सो यही होता है एम्पेरिकल रिसर्च में, जिसमें कि हम अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन की मदद से कुछ रिसर्च करते हैं। तो एक लॉजिकल होना चाहिए, कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ तर्क होना चाहिए, तभी रिसर्च को अच्छा माना जाता है। साइक्लिक होना चाहिए, स्पेशली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो एक्शन रिसर्च जो होता है वो साइक्लिक होता है। एक्शन रिसर्च क्या है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एनालिटिकल यानी कि हमने जो काम किया उसको हम लोग साथ साथ में एनालाइज करते रहें, उस पर ध्यान रखते रहें। क्रिटिकल होता है, मेथोडिकल होता है, रेप्लिकेबल, फिजिबल, एथिकल। एथिकल का मतलब क्या होता है, नैतिकता, कि जितने भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं रिसर्च को लेकर के, उनको अगर हम अच्छे से फॉलो करते हुए रिसर्च करेंगे तो डेफिनेटली हमें उसका अच्छा सॉल्यूशन ही मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है स्टेप्स इन रिसर्च। तो रिसर्च में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो कि अगर हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब देखो, रिसर्च यानी कि अनुसंधान किसी पर्सन को क्यों करना होता है। किसी भी चीज की रिसर्च तब होती है अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हमारे पास होगी। अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में या सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे ही क्यों, तो रिसर्च होगी ही नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले हमारे पास रिसर्च की प्रॉब्लम होनी चाहिए, कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, ताकि हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सके। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है लिटरेचर रिव्यू, यानी कि सेम प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी पहले साहित्य लिखे गए हैं या फिर किसी और ने उससे रिलेटेड रिसर्च की हुई है, वो हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि एबीसी नाम की कोई प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मेरे सामने है एंड मैं सोच रही हूँ कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन मैं रिसर्च करके ढूंढ लूंगी। लेकिन अगर हम रिसर्च रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऑलरेडी किसी ने इस पे रिसर्च की है या फिर नहीं की है। अगर किसी पर्सन ने इस पे ऑलरेडी रिसर्च की होगी तो उसके लिटरेचर को हम पढ़ेंगे एंड हमें आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने इसका सॉल्यूशन ढूंढा था कि नहीं ढूंढा था, उनको इसके दौरान क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। देन वी हैव फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना बना लेना। प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन, डेटा को कलेक्ट करना, फिर जो डेटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करना, अच्छे से विश्लेषण करना, जर्नलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, उसके बाद रिपोर्ट बनाना, एंड लास्ट में आता है निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। तो ये आप देख सकते हो, रिसर्च के स्टेप से रिलेटेड एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि 2023 एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। सो इसका देखो, यहाँ पे मैंने 6 ऑप्शंस दिए हैं, आपने बताना है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वहां पर ही आपको बताऊंगी कि ये सही है या गलत है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रिसर्च आर्टिकल, यानी कि शोध का आलेख। सो रिसर्च आर्टिकल रिपोर्ट्स ऑन द रिजल्ट्स ऑफ ओरिजिनल रिसर्च, रिव्यूज इट्स कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज बॉडी इन अ स्पेसिफिक फील्ड एंड पब्लिशेस
पब्लिशेस इट इन अ पीयर रिव्यूड जर्नल। सिंपल सी लैंग्वेज में इसको हम समझते हैं। रिसर्च आर्टिकल क्या होता है, इसको हम लोग कई बार एम्पेरिकल और प्राइमरी सोर्स भी बोलते हैं, यानी कि प्राथमिक जगह है जहां से हम किसी भी रिसर्च के बारे में जान सकते हैं। और रिसर्च आर्टिकल एक जर्नल आर्टिकल होता है, ये एक जर्नल आर्टिकल होता है इन विच ऑथर्स रिपोर्ट ऑन रिसर्च दे डिड। अब मान लीजिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं रिसर्च कर रही हूँ कोई भी टॉपिक पर, किसी भी सोशल प्रॉब्लम पे मैं रिसर्च कर रही हूँ। अब मैंने अपनी रिसर्च के दौरान क्या क्या किया, क्या प्रॉब्लम मेरे सामने थी एंड कैसे मुझे इसका सॉल्यूशन मिला, इस पे छोटा सा आर्टिकल जो लिखा जाता है वो रिसर्च आर्टिकल के अंदर लिखा जाता है। Research articles are always primary source. Whether or not a research article is peer reviewed depends on journal that publishes it. Okay? तो इसमें टिपिकली क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें होता है हमारे रिसर्च से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, उसके बाद होता है इसमें मेथड्स की किस किस तरीके की रिसर्च को हमने यहाँ पे यूज किया, उसके बाद आता है कि रिसर्च के मेथड्स यूज करने के बाद क्या हमारे पास रिजल्ट आया, एंड फिर उससे रिलेटेड डिस्कशन आती है कि जो काम हमने यहाँ पे किया वो बेनिफिशियल है, उससे रिलेटेड हमें कोई फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें रिसर्च आर्टिकल के अंदर आती है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि मान लीजिए कि मैंने 2019 में किसी भी सोशल प्रॉब्लम को लेकर के रिसर्च की, अब 2023 में मेरे स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, एंड वो लोग भी मान लीजिए सेम ही सोशल प्रॉब्लम प्रॉब्लम पर रिसर्च करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आपको अगर देखना होगा कि अंकिता मैम ने कैसे रिसर्च किया था, क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया था, तो आप मेरा रिसर्च आर्टिकल देख सकते हो, इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। करेक्ट। सो आई होप ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझ आ गया है। तो स्टूडेंट्स ये जो सीरीज में आपके लिए लेकर आई हूँ कि 20 मिनट्स में हम 20 कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है एंड आपको लगता है कि इससे आपके अच्छे से रिवीजन हो रही है एंड मैं इसको कंटिन्यू रखूं, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट यूनिट्स जो है रिमेनिंग यूनिट्स उन पर भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर की मदद से कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारे पास टॉपिक जिसका नाम है रिसर्च थीसिस। थीसिस जिसको कि डिसर्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, हालांकि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, ये होमवर्क है। थीसिस और डिसर्टेशन में क्या डिफरेंस होता है ये मुझे जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। अगर आपको आता है तो भी बताइए, नहीं आता है तो भी बताइए, इस पे एक शॉर्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। थीसिस और डिसर्टेशन एक टेक्स्ट होता है that describes the author's work and result in support of an application for an academic degree or professional qualification. So as a researcher आप लोग जिस जिस भी काम पर रिसर्च कर रहे हो, जिस भी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो, उसकी आपकी क्या रिपोर्ट आई, क्या आपने रिसर्च किया, ठीक है, उससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन टाइप होता है जिसकी बेसिस पे आप लोगों को अपनी पीएचडी की डिग्री प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, सो ये होता है रिसर्च थीसिस। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, थीसिस इज योर प्रपोज्ड आंसर टू योर रिसर्च क्वेश्चन विच यू फाइनलाइज ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द रिसर्च। रिसर्च कंप्लीट होने के बाद ही इसको फाइनलाइज किया जाएगा एंड इसी को देख करके आप लोगों की डिग्री आपको मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड फॉर्मेटिंग स्टाइल्स। ठीक है, सो अब देखो रिसर्च थीसिस या रिसर्च में जो कुछ भी चीजें होती है उसको कैसे लिखा जाता है, उसके दो फॉर्मेट्स होते हैं, एमएलए और एपीए। जनरल ये दोनों फॉर्मेट सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जब एक्चुअल में आप लोग पीएचडी करने जाओगे तो वहां पे स्टूडेंट्स आप लोग जिस भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हो वही आपको फॉर्मेट बताते हैं। सो एमएलए का फॉर्मेट फुल फॉर्म है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, एपीए का मतलब है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। करेक्ट। सो ये क्या होता है, वर्क साइटेड होता है, रेफरेंस लिस्ट होती है। सो इसमें आपको यही याद रखना है। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें कि पहला आता है फंडामेंटल, जिसको कि बेसिक रिसर्च बोला जाता है, एंड इसको हम लोग प्योर रिसर्च भी बोलते हैं, जिसमें सिर्फ हम नॉलेज को कलेक्ट करते हैं, कहीं यूज नहीं करते। देन वी हैव अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए यूज किया जाता है। एंड एक्शन रिसर्च होता है सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढना नहीं, इमीडिएट कहीं पे हम लोगों को अगर एक्शन लेना है तो उसके लिए एक्शन रिसर्च यूज होता है। जैसे मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आ गई है, मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढूंगी, सिर्फ दिमाग में नहीं सोचूंगी, उसको एक्चुअल में हम यूज करेंगे, एक्चुअल में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। देन वी हैव क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्या करता है, नंबर्स के साथ डील करता है।
क्वांटिटेटिव रिसर्च डील्स विद नंबर्स, स्टैटिस्टिकल्स, एंड क्वालिटेटिव जो है डील करता है वर्ड्स के साथ एंड उन वर्ड्स के मीनिंग्स के साथ। देन वी हैव डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव क्या होता है, अपर लेवल से नीचे के लेवल पे आएंगे तो वो डिडक्टिव होगा, नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल पे जाएंगे तो वो इंडक्टिव होगा। करेक्ट। सो इंडक्टिव रीजनिंग की अगर पहले बात करें, इंडक्टिव रीजनिंग एम्स एट डेवलपिंग थ्योरी। तो थ्योरी डेवलपमेंट की कहीं पे बात आती है तो वो हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं, जबकि डिडक्टिव रीजनिंग किस पे फोकस करता है, ये उसकी टेस्टिंग पे फोकस करता है, जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसकी टेस्टिंग पे फोकस करता है डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारे पास सैम्पलिंग। सो सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग, अब देखो मान लीजिए मुझे अपने रिसर्च के लिए लोगों से ओवरव्यू लेने हैं, लोगों के रिव्यूज लेने हैं, एंड मैं रिसर्च के लिए किसी सोशल प्रॉब्लम की रिसर्च के लिए चली गई किसी कॉलेज में जहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स थे। तो अब 10,000 स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 10,000 में से 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो वो किस बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है, ये हो गया सैंपल। ठीक है, 10,000 क्या है, टोटल पॉपुलेशन है, 100 क्या है, सैंपल है। तो दो तरीके से उसको किया जाता है, एक होता है प्रोबेबिलिटी, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए, कन्वीनियंस, जजमेंटल जिसको पर्पसिव भी बोलते हैं, स्नोबॉल एंड कोटा सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी में आता है स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर एंड सिंपल रैंडम सैंपलिंग। डिटेल्ड वीडियो इस टॉपिक पर मैं लेकर के ऑलरेडी आई हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। देन वी हैव हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब परिकल्पना करना। अब किसी प्रॉब्लम में मैं फंस गई, उसके सॉल्यूशन के लिए डायरेक्टली तो मैं किसी ट्रैक पे नहीं चल पाती हूँ, पहले हम आइडिया लगाते हैं ना कि मैं ये करूं या फिर मैं ये काम करूं कि मेरे को सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो इस चीज को बोलते हैं परिकल्पना करना। सो परिकल्पना का एग्जैक्ट अगर हम लोग देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिसर्च में किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो हमें सॉल्यूशन तक जाने के लिए देखना पड़ता है कि ये प्रैक्टिकल करें, ये प्रैक्टिकल करें या ये फिर प्रैक्टिकल अप्रोच को ट्राई करें। सो परिकल्पना बेसिकली टेस्टिंग जरूरी होती है हाइपोथेसिस की, जिसमें दो चीजें होती है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। टेस्टिंग की बाद में बात करेंगे, दो टाइप्स है, नल एंड अल्टरनेटिव। तो नल क्या बोलता है, नल बोलता है नो डिफरेंस। नल बोलता है कि बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में कभी कोई डिफरेंस नहीं है, दे बोथ आर ऑलवेज इक्वल। ये एक एग्जाम्पल है नल हाइपोथेसिस का, कि नो डिफरेंस होता है हर एक चीज में, बॉयज गर्ल्स इक्वल है, ब्लैक एंड व्हाइट इक्वल है, ये ऐसे बोलता है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या करता है, ये प्रॉपर तरीके से बताता है कि एग्जैक्टली किस तरह से काम चल रहा है। ठीक है, अगर हम लोग नल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इन केस अगर हम लोग नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करते तो हमारे पास सिर्फ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ही एक्सेप्ट करने का ऑप्शन रहता है, जिसको कि वैकल्पिक परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। करेक्ट। सो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट्स योर रिसर्च प्रेडिक्शन ऑफ एन इफेक्ट और रिलेशनशिप। ये बोलता है कि दो चीजों के बीच में डिफरेंस होता है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर की, तो इसको समझाने के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि टाइप 1 एरर क्या होता है। तो टाइप 1 एरर को बोला जाता है फॉल्स पॉजिटिव एंड टाइप 2 एरर को बोला जाता है फॉल्स नेगेटिव। करेक्ट। सो अगर हम लोग यहाँ पे आप देखो, टेस्ट रिजेक्ट्स नल, अगर हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, हमने क्या कर दिया, नल हाइपोथेसिस था उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रू था, ट्रू हाइपोथेसिस को हमने गलती से रिजेक्ट कर दिया, तो वो टाइप 1 एरर है जिसको कि फॉल्स पॉजिटिव बोला जाता है। तो इस तरह से इस टेबल पे आप देख सकते हो। उसी के साथ अगर हम लोग नल हाइपोथेसिस को फॉल्स कर देते हैं जबकि वो करेक्ट था, तो वो इफेक्टिव एग्जिस्टेंस के अंदर आता है। टेस्ट एक्सेप्ट्स नल, जब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देते हैं तो वो करेक्ट डिसीजन होता है, जिससे एक्स्ट्रा कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड वो टाइप 2 एरर होता है जिसको कि फॉल्स नेगेटिव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वी हैव रिसर्च एथिक्स। और रिसर्च की नैतिकताएं होती हैं, रिसर्च की नैतिकताओं में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि हम लोगों को ऑनेस्टी रखनी चाहिए, ईमानदारी के साथ रिसर्च करनी चाहिए, जो हमारा डेटा आया है, जो हमारा रिजल्ट आया है, उसमें मिलावट नहीं करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, मान लीजिए वो बोलते हैं कि रिसर्च करके आओ एंड उसका मिनिमम एवरेज पॉइंट 0.05 होना चाहिए, एंड मेरा आ गया 0.03। तो रिसर्च एथिक्स हमें बोलता है कि जो आपका रिजल्ट आया है आप उसी को यूज करो, यहाँ पे थोड़ी सी भी मिलावट या बेईमानी नहीं करनी
है। तो इसी तरह से रिसर्च एथिक्स के कुछ रूल्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। जो रिसर्च हम कर रहे हैं उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, थोड़ा प्राइवेट रखना है, हर एक चीज सबके साथ शेयर नहीं करनी है। या फिर अगर हम किसी के पुराने रिसर्च से मदद मदद ले रहे हैं, उनकी थीसिस या पेपर से मदद ले रहे हैं, तो वहां पर भी हमें झूठ नहीं बोलना है कि हमने ये खुद किया। हमें वहां पे एज इट इज लिखना है कि हमने कहीं से मदद ली है। ऐसे छोटे छोटे रूल्स होते हैं जो कि रिसर्च एथिक्स के अंदर आते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे लॉयल रहना है, रिस्पेक्ट में रिस्पेक्टफुल रहना है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है, फेयरनेस होनी चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए। ये सब चीजें आती है रिसर्च एथिक्स के अंदर। अगला आ जाता है टॉपिक क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर यानी कि प्रश्नावली। अब देखो, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा सोशल मीडिया पर भी कि लोग एक इंटरव्यू लेते हैं, पब्लिक में जाकर के लोगों से कुछ पूछते हैं कि अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताओ, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस। ये क्या होता है? ये क्वेश्चनियर होते हैं कि हम पब्लिक में जाते हैं और उनसे पूछते हैं। ये इंक्वायरी हो रही होती है कि इस तरह के क्वेश्चन से हम ये भी जान सकते हैं कि हमारे जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उनको अपनी कंट्री के मिनिस्टर्स या अपनी संस्कृति के बारे में कितना पता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, सर्वे, इंटरव्यू, ये सब इसमें आते हैं। इसमें छोटे-छोटे क्वेश्चंस पूछे जाती हैं। देन वी हैव क्वेश्चन के टाइप्स, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। सो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? जिसमें कि सिर्फ किसी से यस और नो, ट्रू और फॉल्स, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओपन एंडेड होता है किसी से पूरा रीजन अगर हम मांगते हैं कि ये क्यों हुआ। अगर मैं आपसे रीजन मांगू कि आपको ये क्लास पसंद आ रही है एंड आप सिर्फ आंसर दे रहे हो यस या नो में, तो वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गए। अगर मैं आपको पूछूं कि आपको ये क्लास पसंद आ रही है, इसका सबसे अच्छा कारण बताइए कि आपको इस क्लास में सबसे अच्छा क्या लगा, तो वो हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको इस क्लास में क्या अच्छा लगा या क्या बुरा लगा। करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन, कोई प्लेस, कोई जगह, कोई सामान, कुछ भी हो सकता है। दो वेरिएबल है ए एंड बी। ये वेरिएबल अगर एक दूसरे पर निर्भर है कि अगर मैं एक को डिलीट कर दूं तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा, तो वो होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि निर्भर चर। ठीक है, अगर मैं एक को डिलीट कर देती हूँ, दूसरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि स्वतंत्र चर। तो ये होते हैं वेरिएबल्स जो कि आपको पता होने चाहिए। एंड वेरिएबल्स पे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो कि एग्जाम में जरूर आएगा ही आएगा। देन वी हैव पोजीशन पेपर। पोजीशन पेपर क्या होता है? ये ऐसा होता है जिसमें कि इट इज एन ऐसे दैट प्रेजेंट्स एन आर्ग्यूएबल ओपिनियन अबाउट एन इशू। किसी प्रॉब्लम को लेकर के कोई ओपिनियन है, कोई हाईलाइटेड इशू है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा जाता है। टिपिकली ये किस पे काम करता है? कोई भी पॉलिटिक्स है, लॉ से रिलेटेड है, एकेडमिक से रिलेटेड है, इस तरह की जो चीजें होती हैं, उनके लिए पोजीशन पेपर को जनरली यूज किया जाता है। सो कम्युनिकेशन, जिसको कि हिंदी में संचार बोला जाता है, इसका मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। अब मेरा नाम है अंकिता, मैं आप लोगों की कौन हूँ? मैं आप लोगों की टीचर हूँ। आप एबीसी नाम के कोई भी मेरे स्टूडेंट्स हो, ठीक है। सो मैं अपने आइडियाज, अपनी इंफॉर्मेशन, अपना नॉलेज अगर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो उस चीज को बोला जाता है कम्युनिकेशन। सो एज अ टीचर, अगर मैं अपना नॉलेज आप लोगों को ऑनलाइन सेशन में, जैसे कि अभी आप ये देख रहे हो, इस तरह से शेयर करूं, या फिर ऑफलाइन यानी कि क्लासरूम सेशन में अपना नॉलेज और आइडियाज शेयर करूं, तो इन किसी भी तरह के शेयरिंग ऑफ आइडियाज, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, इस चीज को बोला जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल हो सकती है, यानी कि मौखिक और गैर मौखिक हो सकती है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? जिसमें कि हम बोल कर अपनी बात बताते हैं, जिसमें कि वर्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर क्लास में मैं किसी स्टूडेंट को बोलूं सिट डाउन, मैंने जैसे अभी बोला सिट डाउन, तो ये क्या है? ये वर्बल कम्युनिकेशन है कि मैंने आप लोगों को मुंह से, वर्ड्स की मदद से कुछ कहा है। दूसरा आता है नॉन वर्बल, जिसको कि गैर मौखिक बोला जाता है। नॉन वर्बल में हम लोग वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते, इसमें हम यूज करते हैं सिंबल्स का, इसमें हम यूज करते हैं साइंस का, यानी कि इशारों का। अब जैसे किसी स्टूडेंट को बैठने के लिए मुझे कहना है, तो मैं हाथ से इशारा कर सकती हूँ सिट डाउन के लिए। मुंह से मैंने कुछ भी नहीं बोला, दैट इज टेकन अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वी हैव, इट इन्वॉल्व सेंडर, मैसेज, मीडियम, चैनल, रिसीवर, रिस्पॉन्स एंड फीडबैक। तो कभी भी कम्युनिकेशन अगर करना है तो उसके लिए इन सब चीजों की जरूरत होती है। इन सब को हम डिटेल में आगे डिस्कस अभी करने वाले हैं।
तो इसी के अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के लक्षण क्या क्या होते हैं। संचार में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यानी कि विचारों का आदान प्रदान इसमें होता है। अब दो लोग बातचीत कर रहे हैं, अब देखो स्टूडेंट्स, ए और बी बात कर रहे हैं, वो कोई भी बात हो सकती है। हो सकता है कि ए ने बी को कोई स्टोरी सुना दी, हो सकता है ए ने बी को यूजीसी नेट पेपर 1 के बारे में बता दिया, हो सकता है ए ने बी को ग्लोबल ऑनलाइन चैनल के बारे में बता दिया। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो सकते हैं, कोई भी ये बात बता रहे हैं, या आज उनके साथ सुबह क्या हुआ ये कोई स्टोरी सुना रहे हैं। तो इस सब चीजों को कम्युनिकेशन के अंदर रखा जाता है। कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल कब माना जाता है? जब वो टू वे कम्युनिकेशन होती है। अब देखो, जैसे कि ए ने बी को बता दिया, मान लीजिए ए ने बी को बोल दिया कि हाँ, मैं यूजीसी नेट की तैयारी ग्लोबल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से करता हूँ, और बी ने उसका रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, बी ने ए की बात को इग्नोर कर दिया, तो वो एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। एक टू वे कम्युनिकेशन कब होगा? जब एक पर्सन कोई नॉलेज शेयर करता है एंड दूसरा पर्सन उसके रिस्पॉन्स में कुछ बोलता है। जैसे मान लीजिए ए ने बोला कि मैं ग्लोबल ऑनलाइन से पेपर 1 की प्रिपरेशन करता हूँ, एंड वहीं बी ने भी बोल दिया कि हाँ, मैंने भी ग्लोबल ऑनलाइन का कोर्स खरीदा हुआ है और मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया था। इस तरह से क्या हो गया? एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन ही हो गया। करेक्ट। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन, संचार क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी भी नहीं रुकता। ए ने बी को कुछ बात बता दी, बी ने सी को कुछ बात बता दी, या फिर सी ने फिर बी को कुछ बात बता दी। इस तरह से कम्युनिकेशन कंटिन्यू होता ही रहता है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव, यानी कि सहयोगी। कम्युनिकेशन का इफेक्टिव तभी माना जाता है जब उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट करें। अब देखो, जैसे स्टूडेंट्स, मैं अपने सेशंस में, आपको पता होगा कि हर बार मैं बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चंस आप लोगों को देती हूँ, है ना? मैं तो यहाँ से बोल देती हूँ कि स्टूडेंट्स, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग उसका रिप्लाई मुझे कमेंट करके देते हो, तो वो क्या हो गया? वो एक टू वे कम्युनिकेशन हो गया कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हो, मेरा सहयोग दे रहे हो। अब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर स्टूडेंट्स आपको ये सेशन पसंद आ रहा है एंड आप चाहते हैं कि इसी तरह के सेशंस को मैं कंटिन्यू रखूं, तो आप मुझे कमेंट करके ऑल द बेस्ट या कुछ भी कमेंट कर सकते हो। तो ये क्या है? ये सहयोगी कम्युनिकेशन होता है कि आप लोग मेरा सहयोग दे रहे हो, मुझे मदद कर रहे हो ये जानने में कि मेरे सेशंस एक्चुअल में इफेक्टिव हैं, एक्चुअल में आप लोगों को पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट है क्लियर और कंसाइज, स्पष्ट और संक्षिप्त, यानी कि जो बात है उस बात को बिल्कुल क्लियरली उसका मतलब बताना। आपने देखा होगा बातचीत करते समय कई बार क्या होता है, मैं किसी और तरीके से आपको कुछ बात बता रही हूँ, आप उसका कुछ और ही मीनिंग निकाल लोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, इसका मतलब क्या है कि मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप इसको ये समझो कि अच्छा, मैं आज ही अच्छे लग रहा हूँ, रोज शायद मैं अच्छा नहीं लगता। इस तरह से आप बात का अलग मीनिंग निकाल सकते हो। तो जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें आपकी बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए। कंसाइज का मतलब ये होता है कि जो मेन बात है वो बताओ। कई लोग, आपने देखा होगा, बात करते करते टॉपिक कुछ और होता है, वो बातों बातों में कहीं और से और ही निकल जाते हैं। तो वो चीज अगर होती है तो कम्युनिकेशन एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं माना जाता। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ए एंड बी डायरेक्टली एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। इनडायरेक्ट क्या हो सकता है कि वो चैट के थ्रू कर रहे हैं, वीडियो कॉल के थ्रू कर रहे हैं, या फिर ए ने बी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, बी ने सी को इन्फॉर्मेशन दे दी। जैसे कि सीनियर मैनेजर ने अगर बिल्कुल इंटर्न, यानी कि जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनसे बात करनी है, तो वो डायरेक्ट बात करेंगे उनके साथ। इनडायरेक्ट बात क्या होगी? वो अपने जूनियर को बोलेंगे, वो अपने जूनियर को बोलेंगे, फिर जाके फ्रेशर्स कैंडिडेट से यहाँ पे वो कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, सो आई होप ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप अच्छे से समझ गए हो। नेक्स्ट, अगर हम बात करें 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर संचार को प्रभावी बनाना है तो 7 सी पे हमें फोकस करना है। पहला है कंसाइजनेस, जैसे कि मैंने बताया, जो हमारा मुद्दा होता है, जो हमारी मेन बात होती है, उसको कैसे शॉर्ट तरीके से एंड इफेक्टिवली बताना है, यहाँ वहां नहीं भटकना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन वी हैव कंक्रीटनेस, यानी कि स्थूलता। कंक्रीट में इफेक्टिव, लेकिन थोड़े शब्दों में चीज को बताओ, बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन, यानी कि सोच विचार करके आपको कोई बात बतानी है। कई बार होता है हम किसी को कोई बात बता देते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि अरे बाप रे, ये बात तो नहीं बतानी चाहिए थी। तो वो कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है।
क्लैरिटी कि मैं क्या बता रहा हूँ, मैं किसको बता रहा हूँ, मेरे बताने के पीछे क्या रीजन है। एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू सेंडर एज वेल एज रिसीवर। कर्टेसी यानी कि शिष्टाचार उसमें होना चाहिए। देन वी हैव कंप्लीटनेस कि जो भी मैसेज आप दे रहे हो वो कंप्लीट होना चाहिए, वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधी बात बता दी आधी बात छोड़ दी। करेक्ट। सो ये 7 सीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एग्जाम में देखो स्टूडेंट्स, ये नाम याद रख लेना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जैसे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सी नहीं है। तो हो सकता है करेक्टनेस की जगह इसमें कुछ और ऑप्शन दिया हो, तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बातचीत करने के लिए किसकी जरूरत है? सेंडर की। अब सेंडर कौन है? ए है। चलो अंकिता रख लेते हैं। ठीक है, सेंडर कौन है? अंकिता है। मैं आप लोगों को कोई बात बताने वाली हूँ, मैं आप लोगों को यूजीसी नेट पेपर 1 के बारे में अभी बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सेंडर भी हो गया, मैसेज भी हो गया। मैसेज क्या है? यूजीसी नेट पेपर 1 की बात जो मैंने आपको बतानी है। एनकोडिंग क्या हो गया? अब एनकोडिंग का मतलब ये है कि मैं किस लैंग्वेज में आपको बताऊं, हिंदी में बताऊं, इंग्लिश में बताऊं, मराठी में बताऊं, या जिस भी लैंग्वेज में मैं बोल सकती हूँ, मेरी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें बताऊं, तो वो एनकोडिंग हो गया। मीडिया मतलब मैं किस तरह से बता रही हूँ, मैं आपको सामने बैठकर बता रही हूँ, मोबाइल के थ्रू बता रही हूँ, यूट्यूब के थ्रू बता रही हूँ, वीडियो कॉल पे बता रही हूँ, या फिर चैट पे मैसेज लिखकर बता रही हूँ। वो मीडिया क्या है? मीडिया या फिर उसको मीडियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से मैं बात बता रही हूँ। रिसीवर कौन है? अब मैंने तो देखो मैसेज भी डिसाइड कर दिया, कैसे मैसेज आप तक पहुंचाना है ये भी डिसाइड कर दिया, लैंग्वेज भी डिसाइड कर दी। अब सबसे जरूरी चीज कौन है? रिसीवर। रिसीवर कौन है? मेरे स्टूडेंट्स हैं। आप सभी रिसीवर्स हो। अगर आप लोग नहीं हो तो ये मेरा मैसेज, लैंग्वेज, ये सब बेकार है। उसके बाद आ गया डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है? अब देखो मैंने मान लीजिए जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, डिकोडिंग में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि इस चीज को प्योर हिंदी में ही कंसिडर करते हैं, जो कि इसको प्योर इंग्लिश में ही कंसिडर करते हैं, अपनी लैंग्वेज के कन्वर्जन के अकॉर्डिंग वो इसको यहाँ पे काम यूज करते हैं। देन वी हैव फीडबैक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन में, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स कभी भी फीडबैक मुझे नहीं देते। फीडबैक क्या होगा? ये पूरा प्रोसेस हमने कर दिया। फीडबैक होगा जब आप मुझे कमेंट करोगे कि यस मैम ये सेशन अच्छा था, या फिर आपको किसी टॉपिक पर चाहते हो कि मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आऊं, वो टॉपिक का नाम लिख सकते हो, या फिर आप फीडबैक में ये देख सकते हो कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया, इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं। ठीक है, कुछ भी मेरे सेशन से रिलेटेड, मेरी कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी भी चीज को लेकर के आप अगर कमेंट करते हो तो उस चीज को यहाँ पे फीडबैक माना जाएगा, जो कि एक प्रोसेस का, एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। राइट। सो आई होप यहाँ से इस तरह से एग्जाम्पल से आप लोग अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को समझ गए हो। कोई डाउट है तो भी बता सकते हो कमेंट करके। नेक्स्ट वी हैव बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो प्रभावी संचार में बाधाएं कौन कौन सी होती है? अंकिता मैम, फिर से सेम एग्जांपल मैं ले रही हूँ। अंकिता मैम ने अपने यूजीसी नेट पेपर 1 स्टूडेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बतानी थी, लेकिन बीच में क्या हो गया? बैरियर्स आ गए। बैरियर्स पहले हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, लैंग्वेज, कल्चरल, एटीट्यूडनल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स को बाद में देखते हैं, पहले मैं आप लोगों को लैंग्वेज बैरियर बताती जो कि बहुत इजीएस्ट है। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर कैसा हो गया? जैसे कि देखो मैं आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाती हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि मैम प्योर इंग्लिश में ही आप रिवाइज किया करो, बोला भी इंग्लिश में करो, या कई बोलते हैं कि इंग्लिश में नहीं मैम प्योर हिंदी में हमें चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? ये लैंग्वेज बैरियर है। कई लोगों को हिंदी इंग्लिश समझ ही नहीं आती, वो मुझे कहते हैं कि मैम मराठी में आप पेपर 1 पढ़ाइए। तो ये क्या है? लैंग्वेज बैरियर है, कि सेंडर किसी लैंग्वेज में बोल रहे हैं एंड रिसीवर जो है उस लैंग्वेज को समझ ही नहीं पा रहे। तो ये एक बीच में बाधा आ गई कि जो मैं बताना चाहती थी, जो मैं पढ़ाना चाहती थी, वो मैं अच्छे से आपके तक बात नहीं पहुंचा पा रही हूँ, या फिर मैंने बात वो अच्छे से पहुंचा दी, आप उसको नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, फिजिकल बैरियर की अगर हम बात करें इसके बाद, फिजिकल बैरियर होता है कि मान लीजिए मैं हूँ किसी पर्टिकुलर सिटी में, मान लीजिए कि मैं पंजाब में हूँ। ठीक है, आप लोग हो उड़ीसा में। करेक्ट। सो ये क्या है? ये एक फिजिकल बैरियर आ गया, बहुत दूर आप लोग हो, डायरेक्टली मैं आप लोगों के साथ यहाँ से बात नहीं कर पाऊंगी, तो ये फिजिकल बैरियर है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऑर्गेनाइज्ड अगर हम तरीके से बात करते हैं या नहीं करते हैं। साइकोलॉजिकल आ गया किसी का मेंटल लेवल। अब
यूजीसी नेट पेपर 1 मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग उसको समझ रहे हो क्योंकि आप उस लेवल के स्टूडेंट्स हो। अब किसी फर्स्ट क्लास के बच्चे को अगर मैं यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करवाऊँ तो वो इफेक्टिव होगा? वो नहीं होगा। सो साइकोलॉजिकल बैरियर यही होता है कि हमें देखना चाहिए कि किस लेवल पर हमें किस पर्सन के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट वी हैव कल्चरल बैरियर। दो लोगों का अगर कल्चर, दो लोगों की अगर संस्कृति ही अलग है तो वो एक दूसरे की भाषा ही नहीं समझ पाएंगे, वो एक दूसरे के एग्जाम्पल्स, एक दूसरे की भावनाएं ही नहीं समझ पाएंगे। करेक्ट दिस। देन वी हैव एटीट्यूडनल बैरियर। दो लोगों के बीच में सेम एक लेवल होना चाहिए, एक सेम व्यवहार होना चाहिए, इस चीज का भी फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा कि ऑपोजिट नेचर वाले लोग बहुत कम हो पाता है कि आपस में अच्छे से बातचीत कर सके। एक ए है जो कि बिल्कुल कूल एंड काम पर्सनालिटी का पर्सन है, एंड बी है जो कि एकदम गुस्से वाला पर्सन है। तो इस तरह के डिफरेंट एटीट्यूड वाले लोग जनरली अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो ये भी एक बैरियर ही होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्बल जैसे कि मैंने बताया, शब्दों का प्रयोग जिसमें किया जाता है। अब ए और बी यहाँ पे देखो, इन्होंने भी कुछ बोला, इन्होंने भी कुछ बोला। वर्बल। नॉन वर्बल, इन्होंने हैंडशेक करके ही बोल दिया ओके डील डन हो गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हैंडशेक किया, स्माइल किया, वो समझ गई कि डील डन है। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया ओके, इस तरह से। नेक्स्ट वी हैव फोर टाइप्स, जिसमें कि पहला आता है, हम यहाँ से शुरू करेंगे, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, मास एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल होता है जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बात करता है, इसमें एक से ज्यादा लोग इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है। इंट्रापर्सनल होता है जब एक पर्सन अपने आप से ही बात करता है। अब ये मत बोलना कि एक पर्सन अपने आप से बात कर रहा है तो वो पागल है, ऐसा नहीं है। अब देखो, हम लोग मन में सोच रहे हैं, कई बार होता है ना, मन में हम कुछ सोचते हैं, या फिर हम जैसे बैठे हुए हैं अपने आप से गाने गा रहे हैं, या कई बार हम बैठे हैं अपने आप से रिवीजन कर रहे हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। ये सारी चीजें क्या होती है, ये शीशे के आगे खड़े होकर हम कुछ डायलॉग्स बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। इंट्रापर्सनल यानी कि एक पर्सन अपने आप से बात कर रहा है, आप इसको ऐसे एग्जाम्पल रखो। ठीक है। अब देखो, स्पेलिंग से याद रख लो, ये है आई, इसको देखो इंटर। इंटर यानी कि एक और दो। ठीक है। इंट्रा, अपने आप से। देखो, इसमें ए आ गया, ए फॉर अपने आप से, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है। आई होप ये ट्रिक आपको याद रहेगी। अगर पसंद आई है, ऐसे ही छोटी छोटी सी ट्रिक्स चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक सेपरेट सेशन लाऊंगी जिसमें सिर्फ ऐसी ही ट्रिक्स पे हम फोकस करेंगे। देन वी हैव ग्रुप कम्युनिकेशन, जिसमें जैसे कि मीटिंग है, ग्रुप में ये बहुत सारे लोग हैं, सबको पूरा अधिकार है बोलने का, सब अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, इस तरह के कम्युनिकेशन में एक इंसान बोलता है एंड बहुत से लोग सुनते हैं। जैसे कि आपने मोदी जी का भाषण सुना होगा, वो सिर्फ स्टेज पे रह करके बोलते हैं और पूरी दुनिया सुनती है। कुछ लोग न्यूज़ चैनल पे सुनते हैं, कुछ लोग लाइव सुन रहे होते हैं, ठीक है, कुछ लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स में सुनते हैं, तो ये क्या है, मास कम्युनिकेशन है। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि ये वाला हमारा सेशन चल रहा है, ये भी क्या है, कम्युनिकेशन है। तो इन चारों में से कौन से टाइप की कम्युनिकेशन इस समय हमारे इस सेशन में चल रही है, ये मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको वहीं पे बताऊंगी कि आपका आंसर सही है या गलत है। नेक्स्ट वी हैव हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। ठीक है। सो सबसे पहला ये वाला जो कम्युनिकेशन है, ये है वर्टिकल कम्युनिकेशन। जब मान लीजिए किसी कंपनी के एचआर किसी फ्रेशर एम्प्लॉय के साथ बात कर रहे हैं, यानी कि अपर लेवल के जो एम्प्लॉय है वो किसी जूनियर लेवल के एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, इक्वल लेवल पे बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास, जैसे हमारी कंपनी में अलग अलग वर्टिकल्स हैं, एक सेक्शन है जो कि यूजीसी नेट की तैयारी करवाते हैं, एक सेक्शन है जो कि महाराष्ट्र सेट की तैयारी करवाते हैं। ठीक है। मान लीजिए एक सेशन है जो कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं। तो तीनों ही सेशंस के, तीनों ही वर्टिकल्स के जो एचआर हैं, ये आपस में अगर कम्युनिकेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो जाएगा। देन वी हैव डायगोनल कम्युनिकेशन। जैसे कि ये देखो, यूजीसी नेट, एमएच सेट और पीएचडी, ये तीनों वर्टिकल्स के कैंडिडेट्स हैं, ये एचआर हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे उनका जूनियर स्टाफ है। करेक्ट। सो ये क्या कर रहे हैं, मान लीजिए पीएचडी चैनल के एचआर ने यूजीसी नेट वाले किसी एजुकेटर से कोई बात कर ली। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, जिसको कि बोला जाता है डायगोनल कम्युनिकेशन।
नेक्स्ट वी हैव डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड सेम अपर लेवल से लोअर लेवल, जैसे कि स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने स्कूल के स्टाफ से बात की, उन्होंने कोई नोटिस जारी किया जो कि उन्होंने डायरेक्टली स्टूडेंट्स को नहीं बताया, उन्होंने अपने स्कूल के स्टाफ को बता दिया। वो स्टाफ की आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी अपनी क्लास में जा करके स्टूडेंट्स को वो बात बताएं। सिमिलरली अगर स्टूडेंट्स को स्कूल के किसी भी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई इशू है तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास नहीं जाएंगे, वो डर रहे हैं प्रिंसिपल को बताने से। तो वो क्या करेंगे, वो अपनी क्लास टीचर्स के पास बताएंगे, क्लास टीचर आपस में बात करेंगे एंड देन वो प्रिंसिपल के पास जाकर के बताएंगे कि बच्चों की ये क्वेरीज है। तो ये हो गया अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर की ओर और नीचे की ओर संचार ऐसे होता है। नेक्स्ट वी हैव क्लासरूम कम्युनिकेशन। कक्षा में संचार क्या होता है? कक्षा में संचार एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर होती है। क्लासरूम कम्युनिकेशन में नॉलेज को डेवलप किया जाता है, ठीक है, ज्ञान को बढ़ाना इसका मेजर उद्देश्य होता है। इसके अनुप्रयोग भी किया जाता है, इसका विश्लेषण भी किया जाता है, इवैल्यूएशन एबिलिटीज भी होती है। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में इसको डिटेल में डिस्कस किया है। मूल्यांकन बहुत जरूरी है। सो क्लासरूम में देखो टीचर ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया एंड फिर सेशन के एंड में स्टूडेंट्स को बोला कि बताओ आज जो हमने पढ़ा वो समझ आया, अगर समझ आया तो मुझे फटाफट से बताओ कि क्या क्या चीजें आज हमने पढ़ी। या फिर क्लास के एंड में स्टूडेंट्स टीचर को बताएंगे कि आज मैम आपने जो कुछ भी पढ़ाया हमें कुछ भी समझ नहीं आया, इसको आप कल फिर रिपीट कीजिएगा। ये सब क्या है, ये सब इवैल्यूएशन है, ये सब फीडबैक है। तो हमेशा कम्युनिकेशन जब टू वे होता है वो तभी क्लियर माना जाता है। वन वे कम्युनिकेशन में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, डाउट्स क्लियरिंग सेशन जो है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती ही है। करेक्ट, सो ये होता है क्लासरूम। इसी के साथ अब शुरू करते हैं आईसीटी की बेसिक डेफिनेशन से। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको आईसीटी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए जो कि है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सूचना, कहीं से भी हमें सूचना मिलती है एंड इंटरनेट की मदद से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि संचार कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग घर बैठे ही इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं एंड किसी से बातचीत यानी कि कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो ये मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। सो इसके अंदर इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो भी हैं वो सारी चीजें आ जाती है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक जिसमें हमने बेसिक। अब हमारा अगला टॉपिक है मेन फोर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो स्टूडेंट्स आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर के मेन कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इस तरह की जो स्क्रीन आपके सामने आती है ये होता है मॉनिटर, ठीक है, ये होता है कीबोर्ड। देन वी हैव माउस। तो माउस भी दो तरह के होते हैं, एक वायर्ड एक वायरलेस, करेक्ट। देन वी हैव स्पीकर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे है ये सीपीयू, इसको कंप्यूटर लिखा हुआ है लेकिन ये क्या है, सीपीयू है। एंड हियर वी हैव प्रिंटर। सो प्रिंटर और स्पीकर्स को ऐड करना या नहीं करना ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड सीपीयू ये पार्ट्स कंपलसरी होते हैं। इनमें से अगर एक भी पार्ट मिसिंग है तो हमारा कंप्यूटर अच्छे से काम नहीं करता। तो ये सभी पार्ट्स को हम अब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसकी मदद से हम डेटा को एंटर कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मेरी जो आवाज है वो मेरे लैपटॉप के माइक के थ्रू जा रही है। तो माइक क्या हो गया, इनपुट डिवाइसेस हो गई। अब आप लोग अपने कंप्यूटर या मोबाइल में मेरा ये सेशन देख रहे हो तो आप लोगों को आवाज बाहर को आ रही है, यानी कि आउटपुट डिवाइस से आ रही है। तो आउटपुट डिवाइस क्या है, स्पीकर्स है। जैसे कि ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है जिसको मॉनिटर बोला जाता है, कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी होता है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है, यानी कि ये आउटपुट है, ये आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि इससे हम जो कुछ भी एंटर करेंगे, जो कुछ भी इसमें दबाएंगे वो सारी चीजें हमारे कंप्यूटर के अंदर चली जाएंगी। सिमिलरली माउस भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब अगर हम सीपीयू की बात करें, सीपीयू क्या है, ना ही ये इनपुट डिवाइस है ना ही ये आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू को बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग। अब मेरे हाथ काम कर रहे हैं, मैं जैसे बोल रही हूँ, मैं मुंह से बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, ये देखो मैं कुछ भी लिख रही हूँ तो मैं हाथों से लिख रही हूँ, लेकिन ये सारी इंस्ट्रक्शंस मुझे कौन दे रहा है, ये सब इंस्ट्रक्शंस मुझे मेरा दिमाग दे रहा है। वैसे ही कंप्यूटर में हम चाहे प्रिंटर से कोई प्रिंट आउट निकलवाएं, मॉनिटर में कुछ गाने चलाएं, ये सारी चीजों के पीछे कौन होता है, सीपीयू होता है। बताइएगा।
इसी के साथ अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है इनपुट डिवाइस। सो इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको बता दिए, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आता है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस में पहला है कीबोर्ड, दूसरा है माउस। ये दोनों बिल्कुल बेसिक हैं। जैसे माइक्रोफोन, जैसे मैंने आप लोगों को अभी माइक बताया कि मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज कहाँ से जा रही है, मेरे माइक से मेरे लैपटॉप के अंदर जा रही है। ठीक है, वैसे ही जॉयस्टिक होता है, ये गेमिंग के लिए यूज होता है। ट्रैक बॉल भी यूज होता है। देन वी हैव स्कैनर, यानी कि कोई कागज आपके पास है, उस कागज को अगर आपने इमेज के फॉर्मेट में एंटर करवाना है, अंदर रखना है अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो स्कैनर यूज होता है। टच स्क्रीन मोबाइल्स आप यूज करते हो तो वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। वेब कैम जो कैमरा होता है वो भी इनपुट डिवाइस है। तो ये लिस्ट आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट वी हैव आउटपुट डिवाइसेस, जो कि हमें रिजल्ट्स बाहर डिस्प्ले करवाती है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए सबसे पहले मॉनिटर, हेडफोन्स जिससे कि आवाज बाहर हमें सुनाई देती है, स्क्रीन प्रोजेक्टर यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो हम वॉल पर इसके थ्रू देख सकते हैं, तो ये हमें रिजल्ट आउट करके दे रहा है। प्रिंटर क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जो फोटो है, जो भी पेपर है, उसको एक कागज में हमें निकाल कर देता है। सिमिलरली प्लॉटर होता है, प्रिंटर प्लॉटर सेम ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। साउंड कार्ड, स्पीकर, वीडियो कार्ड, ये सब हमने बता दिए, जीपीएस लोकेशन। तो ये सब क्या है, ये सब के सब आउटपुट डिवाइसेस है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कीबोर्ड। आप बोलोगे कीबोर्ड तो आ गया मैम, ऑलरेडी हमने इनपुट डिवाइसेस में इसको कवर कर दिया, लेकिन कीबोर्ड अपने आप में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। सो कीबोर्ड पे बहुत सारी कीज होती हैं। अब यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी होती है एक जनरल कीबोर्ड में? ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताइए। अगर नहीं आता है तो भी कमेंट करके बता दीजिए कि मैम हमें इसका आंसर नहीं पता, तो मैं वहां पर ही आपको रिप्लाई करूंगी। एंड अगर आपको इसका आंसर आता है तो भी कमेंट कर दीजिए, ताकि बाकी के स्टूडेंट्स को भी मदद मिल जाए। टोटल कितने बटन्स होते हैं कीबोर्ड में, कितनी कीज होती हैं, ये आपने बताना है। अब देखो, ये जितनी भी कीज हैं, इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो आता है, ये आता है फंक्शन कीज। सो फंक्शन कीज होती है F1 से F12 तक। कॉर्नर वाली की जिसमें ESC लिखा होता है, ये होती है एस्केप की। करेक्ट। देन वी हैव ये बड़ा सा, इसको बोला जाता है स्पेस बार। यहाँ पे कंट्रोल बटन, यहाँ पे कंट्रोल बटन। अब आप बोलोगे कि दो बार एक ही बटन क्यों है? अब देखो, जैसे कि कीबोर्ड में ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, इसमें बेसिक A to Z होते हैं। ठीक है, A से Z तक के यहाँ पे अल्फाबेट्स होते हैं। अगर हमें ये आधे में डिवाइड करते हैं, अगर ये वाले कीज को प्रेस करना है तो ये वाले कंट्रोल के साथ कर सकते हैं, एंड बाकी के कीज को प्रेस करना है तो इस कंट्रोल के साथ कर सकते हैं। तो फिंगर्स इजीली मूव हो जाती हैं। करेक्ट। सो ये बटन क्या होता है, ये होता है एंटर बटन, जिससे कि हम कुछ लिखते हुए इसके बाद अगली लाइन पर आते हैं। मैंने अपना नाम लिख दिया, अगली लाइन पे आना है तो एंटर प्रेस कर सकते हैं। ये वाला जो बटन है, ये होता है बैक स्पेस, यानी कि एक स्पेस पीछे जाना है। करेक्ट। ये होता है हमारे पास डायरेक्शनल कीज, जिसको कि एरो कीज के नाम से भी जाना जाता है। टॉप, डाउन, लेफ्ट, राइट, ये चार तरह की कीज होती हैं। देन वी हैव न्यूमेरिक कीपैड, जिसमें कि 0 से 9 तक नंबर होते हैं। प्लस, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, डिवीजन, ये सारे सिंबल्स भी इसमें आपको मिलते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जैसे कि @ परसेंटेज, एंड का साइन, डॉलर का साइन, ये स्टार हो गया, ये जितने भी सिंबल्स होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस, ये सारे आते हैं स्पेशल सिंबल्स के अंदर। करेक्ट। सो आई होप स्टूडेंट्स, यहाँ तक की जो चीजें हैं आप लोग कीबोर्ड के केस में समझ गए हो। अब होमवर्क क्वेश्चन जो दिया है, जरूर उसका रिप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ प्रिंटर। सो प्रिंटर भी क्या है, प्रिंटर हमारे पास है एक आउटपुट डिवाइस। इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो कि डायरेक्टली पेपर और प्रिंटर की जो डिवाइस होती है, प्रिंटर डिवाइस के अंदर जो मेन पार्ट होता है, जो प्रिंट करने में हमें मदद करता है, उसको ये पेपर के साथ टच करते हुए काम करता है। तो इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कैरेक्टर एंड लाइन। लाइन में दो टाइप्स होते हैं, डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील। एंड सॉरी, कैरेक्टर के दो टाइप्स हैं ये, एंड लाइन के दो टाइप्स है, ड्रम, चेन एंड बैंड। देन वी हैव नॉन इम्पैक्ट, इसमें आता है इंकजेट, लेजर एंड थर्मल। सो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चेन प्रिंटर किस कैटेगरी में आता है, तो ये लाइन प्रिंटर के अंदर इम्पैक्ट में आता है। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास एक होमवर्क क्वेश्चन है।
अभी हमने डिस्कस किया कि कौन सी इनपुट डिवाइसेस है। 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे डिवाइसेस के नाम इस तरह से लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो जो जिस भी ऑप्शन में सभी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस हैं, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू। सीपीयू नेक्स्ट टॉपिक है सीपीयू। सीपीयू का मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। जितने भी डेटा प्रोसेसिंग के काम होते हैं, आप लोग कोई अपने कंप्यूटर पे गाना डाउनलोड कर रहे हो या फिर एक फाइल दूसरी जगह पे भेज रहे हो अपने कंप्यूटर से, तो उन सारी प्रोसेसिंग के पीछे किसका हाथ होता है? सीपीयू का हाथ होता है। अब आपको अगर बाहर से देखोगे तो सीपीयू आप लोगों को कैसा दिखेगा? सीपीयू बस एक इस बॉक्स की तरह आपको दिखेगा, लेकिन अंदर से सीपीयू को फर्दर सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू एंड तीसरा होता है मेमोरी। एएलयू का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एमयू मेमोरी यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट। कुछ भी चीज को स्टोर करना है, गाना डाउनलोड करके स्टोर कर रहे हो, कोई फोटो आप कंप्यूटर या लैपटॉप में डाल रहे हो, तो वो मेमोरी यूनिट के अंदर जाता है। मैथमेटिक्स से रिलेटेड या कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड काम है तो वो एएलयू करता है। एंड जैसे सीपीयू है, मॉनिटर कनेक्ट है, यहाँ पे माउस है, यहाँ पे कीबोर्ड है, यहाँ पे स्पीकर्स है, प्रिंटर है, कितनी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है। इनका जितना भी काम रहता है उन सबको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना कंट्रोल यूनिट का काम होता है। सो आई होप स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोगों की बहुत अच्छी रिवीजन हो रही होगी। सुपर फास्ट सेशन है जो कि डेफिनेटली डेफिनेटली इस कम समय में आपको मदद करता है अच्छा स्कोर करने में। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो मुझे कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज मेमोरी यूनिट। सो मेमोरी क्या होता है? व्हेन द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इन द कंप्यूटर वेयर दे आर स्टोर्ड। ठीक है, सो जो भी चीजें हैं, इंस्ट्रक्शंस है, डेटा है, जब भी कंप्यूटर के अंदर वो जाता है एंड जहां पे उसको स्टोर किया जाता है, उसको मेमोरी बोलते हैं। सो मेमोरी बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, प्राथमिक एंड माध्यमिक। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी बोला जाता है, जो कि ऑलरेडी पहले से ही कंप्यूटर के अंदर होती है, ठीक है। एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है, जिसको ऐड करना या फिर नहीं करना ये एक पर्सन की अपनी चॉइस होती है। अब आप लोग मोबाइल लेते हो, आप लोग मोबाइल लेते समय देखते हो कि मेमोरी पहले से होती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसकी मेमोरी कम है तो आप लोग एक्स्ट्रा एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड को यूज कर सकते हो। तो जो पहले से मेमोरी होती है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी, एंड जो एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव आप यूज करते हो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। तो ये ऐड करना या नहीं करना स्टूडेंट पे, यूजर पे होता है पूरी तरह से। मेमोरी को आगे बहुत से हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि सबसे पहले आता है रजिस्टर मेमोरी, जिसको कि सीपीयू रजिस्टर भी बोलते हैं, लेवल 0 पे ये आता है। सो सीपीयू रजिस्टर एक स्मॉलेस्ट सेट होता है जिसमें कि डेटा को होल्ड किया जाता है। रजिस्टर जो है वो बेसिकली स्टोर होते हैं, किसको यूज होते हैं, किसको स्टोर करने के लिए? इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। जो भी डेटा हमने यूज किया है उस डेटा को ये स्टोर नहीं करता, लेकिन उसके एड्रेस को स्टोर करता है। अब बुक में आप लोगों ने इंडेक्स देखा होगा, इंडेक्स में डायरेक्टली चैप्टर या इंट्रोडक्शन तो नहीं होती है, इंडेक्स में सिर्फ क्या होता है? उस चैप्टर का या उस टॉपिक का एड्रेस होता है। वैसे ही रजिस्टर यहाँ पे काम करता है। सेकंड आ गया कैशे मेमोरी, जिसका एक एग्जांपल एस रैम है। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, आगे हम देखेंगे, ठीक है। सो कैशे मेमोरी क्या होती है? ये होती है एक चिप बेस्ड कंप्यूटर कंपोनेंट जो कि डेटा को इजीली रिट्रीव कर सकता है मेमोरी से। एंड कैशे मेमोरी जल्दी से भर जाती है, अगर आप इसको डिलीट करना चाहो तो इमीडिएटली डिलीट भी कर सकते हो। मेन मेमोरी मैंने आप लोगों को बता दिया। मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स आर जो है ये दोनों ऑक्सिलरी मेमोरी के टाइप्स आते हैं। ये आप देख सकते हो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें कि हम बात करेंगे रैम एंड रोम की। तो देखो, रैम एंड रोम इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली यानी कि इसके अंदर जो लिखा है उसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसको एडिट करके चेंज करके कुछ नहीं उसमें नया हम ऐड कर सकते। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, करेक्ट। सो सबसे पहले हम रैम की बात करते हैं। रैम इज बेसिकली यूज्ड टू स्टोर द प्रोग्राम्स एंड डेटा बीइंग यूज्ड बाय सीपीयू इन रियल टाइम। रैम के अंदर जो भी डेटा होता है इसको हम लोग रीड भी कर सकते हैं
एंड राइट भी कर सकते हैं, एंड इसके अंदर जो डेटा है उसको हम लोग इरेज भी कर सकते हैं, यानी कि मिटा भी सकते हैं, वो भी बार बार, जितनी बार हमारा मन चाहे, जितनी बार हमें जरूरत हो। सो रैम बेसिकली दो टाइप्स की होती है। एक होती है एस रैम, जो कि मैंने आपको भी बताया, एस का मतलब है स्टैटिक, रैम आपको आगे पता है। दूसरा आता है हमारे पास डी रैम। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव रोम। रोम क्या होता है? प्री रिकॉर्डेड, इसके अंदर चीजें आ जाती हैं, एंड इसमें जो भी कुछ रहेगा उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार जो ऐड कर दिया वो ऐड कर दिया, उसको ना हम डिलीट कर सकते हैं, ना ही नया उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो बताया गया है कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्यू ही सिर्फ ट्रू है, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल नहीं होता, वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर आता है। करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल की क्या डेफिनेशन है, बहुत इजी टॉपिक है। नेक्स्ट भी है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 बिलियन कैरेक्टर। सो करेक्ट आंसर है गीगाबाइट्स। अब ये गीगाबाइट क्या है? अगर पहली बार कंप्यूटर आईसीटी पढ़ रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेमोरी की कुछ बेसिक यूनिट्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को डेली कितना जीबी डेटा मिलता है? 2 GB। कई लोगों को 1 GB डेटा वाला पैक होगा, कईयों को 1.5 GB वाला होगा। तो ये जीबी क्या है? जीबी इज गीगाबाइट। ठीक है, तो ये यूनिट्स होते हैं मेमोरी के। तो इसमें जैसे कि सबसे पहले आता है बाइट्स, फिर किलोबाइट्स, फिर उसके बाद एमबी मेगाबाइट। ठीक है, उसके बाद गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। इस तरह से आप देख सकते हो, टीबी मतलब टेराबाइट। ठीक है, सो ये बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट एंड योटाबाइट। तो ये आपको सीक्वेंस भी याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो इसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन था। अगला टॉपिक आ जाता है सीडी एंड डीवीडी। तो सीडी और डीवीडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीडी का मतलब क्या होता है? आपने देखी जरूर होगी, सुनी जरूर होगी। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट है रैम रोम की बात करें, ऑलरेडी हम ये चीजें देख चुके हैं, बेसिक से डेफिनेशन आप इसकी और भी देख सकते हो। ठीक है, डी रैम एंड एस रैम भी मैंने आप लोगों को। नेक्स्ट वी हैव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो चीजें होती है जिसको हम लोग इजीली टच कर सकते हैं, एंड सॉफ्टवेयर वो चीजें होती है जो कि हमारे मोबाइल के अंदर होती है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है। ये सारे एप्लीकेशन जो होते हैं ये सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर होते हैं मोबाइल, मोबाइल की बैटरी, मोबाइल का चार्जर। सिमिलरली यहाँ पे आपके सामने कंप्यूटर के केस में इसकी पूरी की पूरी लिस्ट मैंने रखी हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट जनरल एब्रिविएशन है जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, बस फुल फॉर्म है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इस स्लाइड को आप अच्छे से देख लीजिए, इसमें समझना कुछ नहीं है, बस इसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेट। इंटरनेट आप सभी यूज कर रहे हो, एक जगह पर बैठकर इंटरनेट की मदद से पूरे वर्ल्ड में हम लोग कहीं पे भी किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉमन इंटरनेट टर्म्स, जिसमें कि HTTP, HTTPS। इसमें भी आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। आईपी एड्रेस हर एक कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस होता है। ईमेल को हम आगे डिटेल में देखते हैं। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब। ई कॉमर्स जैसे कि अमेजोन वगैरह हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस। ठीक है, अब वेबसाइट फेसबुक आपने चलाई है, फेसबुक में क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे वेब पेजेस हैं जिनको मिलाकर एक वेबसाइट बनती है। वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं? इसके एक एग्जांपल आप देख सकते हो। गूगल क्रोम आपने सुना होगा, जिसकी मदद से हम लोग गूगल पे जाकर के कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वी हैव ईमेल। ईमेल क्या होता है? प्रोफेशनल एक तरीका है किसी एक जगह से दूसरी जगह पे मेल करना, किसी एक जगह से दूसरी जगह पे फाइल्स को ट्रांसफर करना। ठीक है, सो ईमेल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। टू में आता है उस पर्सन का ईमेल आईडी जिसको हमने मेल भेजना है। सब्जेक्ट में आता है कि क्या हमारा मेल भेजने का टॉपिक है। किसी को फाइल भेजनी है, यहाँ पे क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे व्हाट्सएप पे किसी को फोटो भेजते हैं, एंड आप इजीली यहाँ पे सेंड का बटन प्रेस कर सकते हो। देन ईमेल आईडी से रिलेटेड एक बेसिक टर्म है जिसका नाम है बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सिमिलरली सीसी भी पूछा जा सकता है जिसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीसीसी और सीसी से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है लैन मैन वैन। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, इसको मैं एक एग्जांपल की मदद से ही आपको बता देना चाहती हूँ।
तो लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन। तो ये क्वेश्चन है, अगर एक ही बिल्डिंग में छोटे लेवल पे काम करना है, सबसे छोटा होता है लैन, उससे बड़ा होता है मैन और सबसे बड़ा होता है वैन। वैन का एक एग्जांपल है इंटरनेट, जो कि पूरे वर्ल्ड को हमें कनेक्ट करने में मदद करता है। लास्ट टॉपिक है वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस आपको पता है, हमारे कंप्यूटर में कोई ऐसी फाइल आ जाती है जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंच सकता है, तो वो होता है वायरस। एंड इसको बचाने के लिए हम लोग अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में एंटीवायरस का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पता होगा कि वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है। जैसे कि सीपीयू एक टर्म है जिसकी फुल फॉर्म है, वैसे वायरस की भी फुल फॉर्म होती है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, यूजीसी नेट एग्जाम में और सेट एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है। तो आप लोग इसके लिए इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो वायरस क्या करता है, हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, एंड अगर उसी कंप्यूटर या मोबाइल से हम किसी को कोई फोटो भेजते हैं या फिर कोई फाइल भेजते हैं, कोई गाना भेजते हैं, तो उसी के साथ वो बाहर चला जाता है। वायरस हमारे सिस्टम में है, इसकी पहचान कैसे होती है कि हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है, बहुत हैंग होता है, जो काम हम करवाना चाहते हैं उसके अलावा वो कुछ और ही काम करता रहता है। इसका मतलब होता है कि हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में वायरस है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके सिस्टम में वायरस है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, इसमें हम और भी ज्यादा डिस्कशन कर सकते हैं। इस टॉपिक पर एक सेपरेट सेशन मैं आपके लिए लेने वाली हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। सो पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा? पहले हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको कि एसडीजी के नाम से जाना जाता है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ पे हिंदी में ये सारे नाम देख सकते हैं। सो एग्जाम में सबसे पहले पूछा जाता है कि कितने गोल्स होते हैं। सो एसडीजी के अंदर टोटल 17 गोल्स होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड ये है कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि एसडीजी के 17 गोल में से सेकंड नंबर पर कौन सा गोल आता है, तो वो आता है गोल नंबर 2 यानी कि जीरो हंगर। तो इन सभी का एक तो आप लोगों को सीक्वेंस भी याद रखना है, कौन से नंबर पर कौन सा गोल आता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स ये देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास एमडीजी। एमडीजी का मतलब होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। सो इसमें सिर्फ 8 ही गोल्स हमारे पास होते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, एसडीजी और एमडीजी में आप लोग, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे अगर हम एसडीजी की बात करें, इसमें पहला है नो पॉवर्टी यानी कि गरीबी हमें हटानी है। दूसरा है जीरो हंगर यानी कि जो भूखमरी है, ठीक है, शून्य भूखमरी हमें करनी है। तो एमडीजी में क्या होता है, एमडीजी में पोवर्टी और हंगर यानी कि एसटीजी के गोल नंबर 1 और 2 को मिला करके एक ही गोल बना दिया गया है। आप देख सकते हो इसमें एक्सट्रीम पोवर्टी यानी कि अत्यधिक गरीबी और भूखमरी को हमें कम करना है, ठीक है। सो इस तरह से एसटीजी और एमडीजी काम करते हैं, इसमें टोटल 8 गोल्स हैं। अब यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि एसटीजी और एमडीजी में कॉमन चीजें कौन कौन सी है, यानी कि दोनों में क्या समानताएं हैं, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक तो पहला वाला ही कॉन्सेप्ट मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया कि पोवर्टी और हंगर, उसमें भी था इसमें भी है, हर एक बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो उसमें भी है इसमें भी है। तो इस तरह से आपको कॉमन पॉइंट्स भी याद रखने हैं। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन यानी कि महिला पुरुष को समान अधिकार दिए जाने चाहिए, एंड वुमेन्स को, महिलाओं को अत्यधिक आगे बढ़ाना चाहिए हर काम को लेकर के। तो ये भी कॉन्सेप्ट दोनों में ही है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसमें हम बात करने वाले हैं 4 स्फीयर्स ऑफ अर्थ के बारे में, यानी कि पृथ्वी के 4 गोले कौन कौन से होते हैं। गोले का मतलब यहाँ पे ये है कि किस किस लेयर पे पृथ्वी, किस किस लेयर को मिलाकर के पृथ्वी बनी है, या फिर हम बोल सकते हैं पृथ्वी में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहली लेयर कौन सी आ जाती है, इसमें आ जाती है लिथोस्फियर, ठीक है। लिथोस्फियर की बात करें, इसको जियोस्फियर भी बोला जाता है, ये है सॉइल से रिलेटेड, यानी कि जो हमारी मिट्टी होती है उससे रिलेटेड होती है। तो इसमें छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स, जो भी हमारी धरती होती है, वो सब चीजें आ जाती हैं। उसके बाद आता है हाइड्रोस्फियर, यानी कि पानी से रिलेटेड। हाइड्रो का मतलब होता है हम पानी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर में पानी के साथ साथ जो पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे बर्फ होती है, वो सब चीजें आ जाती है। देन वी हैव एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर होता है एयर से रिलेटेड। एयर में, अर्थ में कितनी सारी तरीके की एयर्स हैं, हवा है, हवा में कितने सारे पार्टिकल्स हैं, वो सब एटमॉस्फेयर में आता है। देन वी हैव बायोस्फीयर, जो कि
प्लैनेट में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि बर्ड्स वगैरह आ जाते हैं, वो सब बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स वो सब बायोस्फीयर के अंदर आते हैं। करेक्ट? सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स। सो पॉल्यूशन क्या होता है? प्रदूषक, प्रदूषण। सो प्रदूषण क्या होता है? एनवायरमेंट में यानी कि हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में छोटे छोटे से मटेरियल्स घूम रहे होते हैं हवा के बीच में, जिससे कि हमें नुकसान पहुंच सकता है। पॉल्यूशन किसी इंसान के अंदर हवा के साथ भी जा सकता है या किसी भी और तरीके से जा सकता है। ठीक है? सो पॉल्यूशन डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन भी हमारे पास होता है। करेक्ट? तो सबसे पहले अगर हम लोग एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, सो एयर पॉल्यूशन में क्या होता है? हवा में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारे वातावरण को, इंसानों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंच सकता है, वो होता है एयर पॉल्यूशन। करेक्ट? सो एयर पॉल्यूशन के कुछ सोर्सेज होते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, जो भी गाड़ियां होती हैं उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो सकता है। हीटिंग प्लांट्स, ठीक है, हीटिंग प्लांट्स हो सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, वहां से धुआं निकलता है, उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स। ठीक है, यानी कि जितने भी इंडस्ट्रीज का एरिया ही हम इसको ओवरऑल बोल सकते हैं, इन सभी की वजह से एयर पॉल्यूशन हो सकता है। अब एयर पॉल्यूशन तो होता है, लेकिन उसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं? एयर पॉल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं? पॉल्यूटेंट्स मैंने क्या बताया? प्रदूषक जो होते हैं। तो कौन कौन से प्रदूषक हो सकते हैं एयर में? पहला है सीओ यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा आ जाता है लेड। ठीक है, तीसरा आ जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको NO2 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पीएम यानी कि पार्टिकुलेट मैटर। एंड उसके बाद आ जाता है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सारे हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद सेकंड जो पॉल्यूशन है हमारे पास, वो होता है वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज, जैसे कि लेक्स होती है, रिवर होती है, समुद्र होते हैं। पानी जो जमीन के अंदर होता है, अगर उसमें कुछ मिलावट वाले पार्टिकल्स आ जाते हैं तो वो वाटर पॉल्यूशन होता है। सो वाटर पॉल्यूशन दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है नेचुरल तरीके से, जैसे कि वोल्केनिक वोल्केनिक इरप्शन हो जाते हैं, लैंडस्लाइड होता है, यानी कि पहाड़ जब धंस जाते हैं, वो मिट्टी सारी पानी में मिल जाती है, तो उसकी वजह से पानी धुंधला हो जाता है। एंड दूसरा हो सकता है एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, ये दोनों चीजें हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी सेम रहेंगी। सो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में पानी जो यूज होता है उसको हम नदियों में, नालों में फेंक देते हैं, या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो गंदा पानी होता है उसको हम लोग नदी नालों में मिला देते हैं, तो वो सब चीजें क्या आती हैं? वाटर पॉल्यूशन के अंदर आती हैं। तो वाटर पॉल्यूशन एग्रीकल्चर की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से, जो भी नेचुरल पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं उनकी वजह से, लैंडस्लाइड वगैरह, इन सब चीजों की वजह से हो सकता है। Okay, then we have third type, that is land pollution. So land pollution क्या करता है? Land pollution is the destruction of Earth's land surfaces डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटी। सो इंसान की वजह से, किसी भी इंसान की किसी एक्टिविटी की वजह से, या फिर किसी भी और वजह से, जब हमारे लैंड में यानी कि हमारी भूमि में प्रदूषण फैल जाता है तो उसको लैंड पोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, सो इसका सबसे पहला बड़ा रीजन है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या होता है कि खेती बाड़ी करते समय कोई गलत स्प्रे हमने कर दी, कोई गलत कीटनाशक हमने डाल दिया, जिसकी वजह से हमारी भूमि में भूमि उसको नहीं संभाल पाई, एंड वो पूरा का पूरा पॉल्यूशन हो जाता है उस मिट्टी में, वो मिट्टी खराब हो जाती है, वो अनउपजाऊ हो सकती है। उसके बाद इसमें आ जाता है एशेस। ठीक है, कुछ चीज हम जला रहे हैं, जैसे कि अगर प्लास्टिक हम जलाते हैं, उस वक्त हमें लगेगा कि प्लास्टिक वो बिल्कुल इकट्ठा होकर के छोटा सा एक पार्टिकल बन गया, लेकिन वो पार्टिकल जब जमीन के अंदर जाता है तो वो पूरी जमीन को खराब कर देता है। तो इस तरह से हो सकता है लैंड पॉल्यूशन। नेक्स्ट नॉइज पॉल्यूशन भी हो सकता है, जिसको कि ध्वनि प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। ध्वनि प्रदूषण हो सकता है जैसे कि घर में कोई बहुत जोर से टीवी लगा रहे हैं, फूड मिक्सर है, पार्टीज होती है, डीजेस होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं? ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं, आपके निकल लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स में सबसे पहला एग्रीमेंट आता है पेरिस एग्रीमेंट, जिसको COP21 के नाम से भी जाना जाता है। So, Paris Agreement was adopted by 196 countries
एट यूएनएफसीसीसी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 21 जो कि पेरिस में हुआ था। सो 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में ये एग्रीमेंट हुआ था, इसीलिए इसका नाम पेरिस एग्रीमेंट है। एंड ये कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है उसके 21st नंबर पर आता है, इसलिए इसको कॉप 21 बोला जाता है। पेरिस एग्रीमेंट का मेजर फोकस किस पे था? ग्रीन हाउस गैस की एमिशन पर था। एग्जाम में ये जरूर आता है, एग्जाम में बस यही पूछेगा कि पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था एंड मेजर पॉइंट इसका क्या था, तो वो ये था कि इसमें ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को यानी कि इसके कम से कम यूज को हमें यहाँ पे लोगों तक पहुंचाना है। नेक्स्ट आ जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली ओजोन लेयर के साथ हम काम करते हैं, ओजोन डिप्लीशन जो हो रही है उससे रिलेटेड यहाँ पे काम किया जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन कब किया गया था? 1987 में इसको साइन किया गया था एंड 1989 में इसको अच्छे से काम पे लाया गया था। ठीक है, सो ओजोन लेयर की बात हो रही है, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ओजोन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात हो रही है, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ओजोन डिप्लीशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल। सो क्योटो प्रोटोकॉल 1992 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको कि अभी हमने यूएनएफसीसीसी फर्स्ट उसमें पढ़ा था, ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, सो क्योटो प्रोटोकॉल को क्या बोला जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल को जापान कॉप भी बोला जाता है, क्योंकि जापान में एक सिटी का नाम है क्योटो जहां पे ये हुआ था। ये कब हुआ था? ये 11 दिसंबर 1997 को अडॉप्ट कर दिया गया था एंड इसमें टोटल 39 इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, यानी कि जो जो कंट्रीज में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है वो सारी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। And under this a country can finance carbon dioxide saving measures in another country and thus offset its own emission। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा कुछ याद मत रखिए, ग्लोबल वार्मिंग एंड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जहां पे बात हो रही है वहां पे हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, बस आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है रियो समिट। रियो समिट में इसको हम रियो अर्थ समिट, एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन या फिर सिंपली अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। इसको 3 से लेकर के 14 जून 1992 के बीच में इसका हुआ था काम। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसको कब लाया गया था फोर्स में? ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है कि इसको कब फोर्स में लाया गया था। ये एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्रिवन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है फॉर इंक्रीज डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी। इसमें यही बोला गया है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग सोलर एनर्जी पे काम करें, ताकि क्या हो सकता है, क्योंकि ये फ्री एनर्जी है एंड 100% हम लोगों को प्योर एनर्जी मिल रही है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को यूज करेंगे तो हमें आर्टिफिशियल एनर्जी बनाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज के समय पे सोलर पावर प्लांट्स, ठीक है, सोलर लाइट्स घरों में यूज होती है, स्ट्रीट लाइट सोलर बेस्ड है, मोबाइल चार्जर सोलर बेस्ड है, तो इसीलिए यहाँ पे किया गया है इस चीज पर फोकस। अभी देखो स्टूडेंट्स, 26 जनवरी 2023 अगर आप लोगों ने जो दिल्ली में परेड होती है वो परेड देखी होगी, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ओर से भी वहां पे एक झांकी निकाली गई थी एंड उसमें उन्होंने ये साफ साफ बताया था कि इंडिया में एक कौन सा वो ऐसा स्टेट है जो कि 100% सोलर पावर का अब यूज कर रहा है। ये अगर आप लोगों ने नहीं सुना था तो आप इसको जल्दी से गूगल पे सर्च करके मुझे कमेंट करके बता सकते हो एंड अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको वहां पर ही रिप्लाई कर दूंगी। ये होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दे रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो इसमें क्या है, इसमें एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि इंडिया का कौन सा स्टेट 100% अभी सोलर एनर्जी का यूज कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, तो ग्लोबल वार्मिंग पर जाने से पहले स्टूडेंट्स एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो इसको CFC बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता कहाँ से है, क्या क्या इसके सोर्सेस हैं? सो ओजोन के जो पार्टिकल्स होते हैं which provide the earth with protective layer against UV radiation, CFCs are extremely dangerous when discharged into the atmosphere। so अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में फैल जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा नुकसान हम लोगों को पहुंचा सकती है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने
1995 में ये एक डिसीजन लिया था कि अब वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बनाना जो है बंद कर देगी, उसका यूज करना भी बंद कर देगी। अब इस गैस को क्यों रोका गया है? क्योंकि इसके ह्यूमंस पर बहुत इफेक्ट है, एनवायरमेंट पर भी है, ह्यूमन पर भी है। अगर ये डायरेक्टली किसी के फिजिकल कांटेक्ट में आ जाती है तो उसकी वजह से बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, डाइजेशन यानी कि हमारी पाचन क्रिया खराब हो सकती है। करेक्ट। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से इसको रोका गया है। इससे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी लीवर ये सब डैमेज हो सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक हम देखने वाले हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि प्रोटोकॉल इसके लिए स्पेशली बनाया गया है। सो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है? गैस, इट इज अ गैस दैट एब्जॉर्ब्स एंड एमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशंस के बारे में आपने सुना होगा, उसको ये क्या कर देती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट ग्रीनहाउस गैसेस ट्रैप हीट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, जिसको कि हम GHG के नाम से भी जानते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है? बहुत सारी गर्मी फैल रही है पूरे देश में, पूरी कंट्री में, या फिर पूरे वर्ल्ड में हम बोल सकते हैं। सो ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे पहले आ जाता है वाटर वेपर्स, पानी के बुलबुले। इसको इस तरह से लिख सकते हो, वाटर वेपर्स। उसके बाद आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आ जाता है मीथेन, देन वी हैव नाइट्रस ऑक्साइड, एंड उसके बाद आ जाता है ओजोन। तो ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जाम्पल्स हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है नेचुरल हजार्ड्स। नेचुरल हजार्ड यानी कि प्राकृतिक जो आपदाएं आती है। सो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, इसके डायरेक्टली नाम आपको बताती हूँ। प्राकृतिक आपदाओं में सबसे पहले आ जाता है जो सूखा पड़ता है, ठीक है। साइक्लोन आते हैं जो समुद्र में लहरें गोल घूमते हुए सब कुछ अपने साथ लेकर के जाती हैं, ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है। उसके बाद एयर पॉल्यूशन, डेजर्ट लॉक्यूस्ट यानी कि जो अ, रेत होती है, जो डेजर्ट होते हैं, ठीक है। राजस्थान में जैसे ये चीजें बहुत होती है, जो डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, उसमें जब तूफान आते हैं, रेगिस्तानी तूफान जिसको बोलते हैं, बाढ़ आ जाती है, लैंडस्लाइड यानी कि जो पहाड़ धंस जाते हैं, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सब चीजें नेचुरल हजार्ड के अंदर आती हैं। ओके। नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रीन्यूएबल, रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्राकृतिक जो चीजें होती हैं जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम मोबाइल चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी उससे यूज हो रही है, गाड़ियां सोलर एनर्जी से चल रही हैं, ये सब रीन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। सो इसमें और कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? इसमें आ जाता है एक तो बायोमास एनर्जी। बायोमास बायोमास एनर्जी का एक एग्जाम्पल है इथेनॉल, ये इसको आप लोगों ने याद रख लेना है। उसके बाद आ जाता है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर प्लांट्स क्या होते हैं? जो पानी से जैसे बिजली तैयार होती है, वो सब चीजें। उसके बाद आ जाता है जियोथर्मल पावर, जियोथर्मल पावर। उसके बाद आ जाता है विंड एनर्जी, विंड मतलब हवा, हवा से जो चीजें हो सकती हैं। देन वी हैव सोलर एनर्जी। तो ये सारी रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं। ओके। सो नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट जो कि है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। सो पर्यावरण में सबसे ज्यादा परिवर्तन आपने ये देखा होगा जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। मैं डायरेक्टली यहीं पे समझा देती हूँ। आपने देखा होगा कि गर्मियों के समय में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जो कि असहनीय होती है, बहुत से लोग इसकी वजह से मर भी जाते हैं, ठीक है। सो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल टेम्परेचर, पूरे विश्व का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है। जो ओशन है, जो समुद्र है, वो गर्म हो रहे हैं, आइस शीट्स पिघल रही हैं, ठीक है। बर्फ की जो परतें होती हैं हिमालयाज में वो पिघल रही हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स टूट रहे हैं, पानी का जो स्तर होता है समुद्रों में वो बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए
है। अब क्लाइमेट चेंज का कारण क्या है, इसके कॉजेस क्या है? पहला तो है इंक्रीज जो हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का। हमने देखो ग्रीन हाउस गैसेस भी पढ़ा, इसको रोकने के लिए जो प्रोटोकॉल बना है वो भी पढ़ा। तो इसकी वजह से भी क्लाइमेट में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, सो ग्रीन हाउस गैसेस में जैसे कि मैंने आपको बताया, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर वेपर H2O, देन मीथेन CH4 एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब चीजें आती है। इसके बाद अगर फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तब भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। इंडस्ट्रीज जैसे बहुत ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी गैसेस वहां से निकलती हैं जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो ये भी क्लाइमेट चेंज का ही मेजर पार्ट है। ठीक है, सो मैंने आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग भी बता दिया, क्लाइमेट चेंज भी हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है कॉप, जिसको बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सो कॉप क्या है? कॉप एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसमें कि डिफरेंट कन्वेंशंस को बनाया गया है। डिसीजन किस के बारे में लिए जाते हैं? डिसीजन लिए जाते हैं कि कैसे हम अपने अर्थ को बचा सकें। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि कुछ कॉप में 196 कंट्री है, कुछ कॉप में कुछ और कंट्रीज है। सो बहुत सारी कंट्रीज इसमें डिसीजन लेती हैं कि ग्लोबली यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको हम कैसे कंट्रोल करके अपने एनवायरमेंट को, अपने पर्यावरण को बचा सकें। सो कॉप की हर साल मीटिंग्स होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कॉप 27 की। सो कॉप 27 कहाँ पर हुआ? इजिप्ट में हुआ। ठीक है, नवंबर 2022 में ये हुआ था, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कॉप 26। कॉप 26 कहाँ हुआ था? ये ग्रास गो में हुआ था। ठीक है, जो कि नॉर्थर्न आयरलैंड में है। ये भी नवंबर नवंबर 2021 में हुआ था। उसके बाद 2020 में कोरोना की वजह से कुछ भी नहीं हो पाया था। देन उससे पहले कॉप 25 हुआ था जो कि स्पेन में हुआ था, ये हुआ था दिसंबर 2019 में। अब क्योंकि 2023 आ गया है, अब कॉप 28 होने वाला है। आप लोगों के लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है कि मुझे बताइए कॉप 28 2023 में कब और कहां पर होने वाला है। तो इस तरह से आप लोगों को ये कॉप की लिस्ट को ध्यान में रखना है, एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से, जिसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हायर एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया में, उसको कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर करने का काम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी का। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कैसे वो काम करेंगे, क्या क्या उनका करिकुलम होगा, उन सब चीजों को हैंडल करना यूजीसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथ ही सबसे पहले हम बात करते हैं एंशियंट इंडिया में एजुकेशन कैसी होती थी, यानी कि प्राचीन भारत में शिक्षा की क्या प्रणाली होती थी। सबसे पहले इसमें आता है वैदिक पीरियड, देन वी हैव बुद्धिस्ट पीरियड, मेडिएटिव पीरियड, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया जिसको कि ब्रिटिश इंडिया बोला जाता है यानी कि आजादी से एकदम पहले का समय, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया यानी कि स्वतंत्रता के बाद के भारत में किस तरह से एजुकेशन होती थी। सो इस तरह से इंडिया में एजुकेशन को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सो अब अगर हम बात करें एंशियंट इंडिया की, सो उसमें इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश किस तरह से दिए जाते थे। सो सबसे पहला निर्देश देने का तरीका होता था श्रवण। ठीक है, श्रवणा जिसको बोला जा सकता है इंग्लिश में। सो श्रवण का मतलब होता है सुनना। इसमें क्या होता था कि टीचर जो भी गुरु होते थे वो बोलते थे, एंड शिष्य जो होते थे, स्टूडेंट्स जो होते थे, वो सुनते थे एंड उन चीजों को याद रखते थे। दूसरा होता है मनना। सो मनना में क्या होता है? वो मनन करते थे। मनन करने का मतलब होता है उस चीज के बारे में सोचना। ठीक है, इसमें क्या होता था, जो भी स्टूडेंट होते थे वो खुद से सोचते थे, खुद से ही ज्ञान प्राप्त करते थे एंड सोच सोच कर वो चीजों को समझते थे। इसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी बोला जाता है। तीसरा आता था निधि ध्यासना। सो ये क्या होता है? ये सच और झूठ और रियल वर्ल्ड से जो भी चीजें हम सीखते हैं, जैसे कि हम होता है ना, हम बोलते हैं कि जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है, लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो वही चीज इसके अंदर आती थी कि इंसान इस समय पे जो स्टूडेंट्स होते थे वो रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बहुत सी चीजें सीख जाते थे। देन वी हैव श्रुति। श्रुति का मतलब होता है नॉलेज वाज प्रैक्टिकली कॉल्ड एज श्रुतिज। जैसे कि अभी जिस चीज को हम प्रैक्टिकल अप्रोच बोलते हैं, किसी भी चीज को अगर हम थ्योरी सीख रहे हैं उसके बाद प्रैक्टिकली करेंगे तो हम अच्छे से उस चीज को समझ जाएंगे। हैंड ऑन प्रैक्टिस जिसको आज के समय पे बोला जाता है, वो उस समय श्रुति के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आता है करिकुलम इन एंशिएंट टाइम्स, यानी कि प्राचीन काल में पाठ्यक्रम कैसे हुआ करते थे। तो मनुष्य जाति का विज्ञान जिसको कि एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है, वो भी उस समय पे गुरु उनको सिखाते थे। देन वी हैव एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हो। देन वी हैव
epistemology, then we have geology, ethnology, human organics, then we have mathematics and military science. So ये सारे subjects होते थे जो कि प्राचीन काल में सिखाए जाते थे। एंड जैसा कि मैंने 1 आवर वाले सेशन में भी आप लोगों को ये बताया है कि प्राचीन काल में यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स होते थे, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स एजुकेशन किस तरह से दी जाती थी, गुरुकुल्स की मदद से एजुकेशन दी जाती थी। गुरुकुल में क्या होता था, गुरु का कुल यानी कि एक टीचर का घर। सो जितने भी स्टूडेंट्स होते थे जिनको शिष्य बोला जाता था, वो सारे स्टूडेंट्स अपने गुरु के घर में जाकर के रहते थे एंड वहीं पे उन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती थी, जिसमें कि 5 साल तक के बच्चों को बेसिक एजुकेशन दी जाती थी। उसके बाद एक सेरेमनी उन लोगों की होती थी। उस सेरेमनी के बाद ही उनकी प्रॉपर एजुकेशन शुरू करवा दी जाती थी, जिसमें कि ये सारे सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए जाते थे। करेक्ट। सो इस तरह से प्राचीन काल का पाठ्यक्रम होता था। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास, जो कि है वैदिक लिटरेचर। सो वैदिक लिटरेचर में हमारे पास 4 तरह की लिटरेसी होती है। ठीक है, साहित्य इसमें 4 तरह के होते हैं, वेदास, ब्राह्मण्स, उसके बाद आरण्यक, देन वी हैव उपनिषद। सो अगर हम लोग इसमें वेद की बात करें तो हमारे पास टोटल कितने वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं। पहला वेद आ जाता है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद जो होता है इट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। लिरिक्स का कलेक्शन इसको बोला जाता है। एंड ये ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुराना वेद है पूरे वर्ल्ड में। इसमें 1028 हाइम्स है, 10580 वर्सेस है एंड 10 मंडल्स हैं। ठीक है, सो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। ये है हमारा पहला वेद। दूसरे वेद की अगर हम लोग बात करें सो वो है सामवेद। सामवेद को क्या बोला जाता है, बुक ऑफ चैंट्स। बुक ऑफ चैंट्स का मतलब है कि जितने भी हमारे मंत्र हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र है या कोई भी महामृत्युंजय का मंत्र आप बोल सकते हैं, कोई भी मंत्र है वो सारे के सारे सामवेद के अंदर लिखे गए हैं। ठीक है, सो इसमें टोटल 1549 वर्सेस हैं एंड इंडियन म्यूजिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी सामवेद के अंदर ही आपको मिलती है। तीसरा वेद आ जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद को बोला जाता है बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। बस आपको इसमें यही याद रखना है। चौथा वेद आ जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जितने भी मैजिकल फॉर्मूलाज होते हैं, जो भी जादू टोने से रिलेटेड चीजें होती हैं, वो सारी अथर्ववेद के अंदर लिखी गई हैं। जैसे कि आपने सुना होगा किसी बीमारी को मंत्रों के द्वारा सही किया जाता है, वो सारे मंत्र कहाँ हैं, वो सारे मंत्र अथर्ववेद के अंदर लिखे गए हैं। करेक्ट। दूसरा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे ब्राह्मणास। सो ब्राह्मणास क्या है, ब्राह्मण क्या करते हैं, वेदों को एक्सप्लेन करने में हमें मदद करते हैं। वेद को एक्सप्लेन करके हमें हम लोगों तक वो पहुंचाने में एक उनका एक रोल होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आरण्यक। आरण्यक क्या होते हैं, आरण्यक का मतलब होता है फॉरेस्ट यानी कि वन, जंगल। ठीक है, सो दे आर कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ ब्राह्मणास। सो ब्राह्मणास का ही एक पोर्शन होता है आरण्यक। उसके बाद आ जाते हैं उपनिषद। फिलोसफिकल होते हैं उपनिषद, जिसको कि वेदांता के नाम से भी जाना जाता है। एंड कितने वेदांत होते हैं, 108 वेदांत होते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे वो टॉपिक नहीं लिखा गया है एंड उसका नाम है वेदांगास। वेदांगास कितने होते हैं, टोटल 6 वेदांगास होते हैं। इसको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा यही सजेशन है कि आप अगर डिटेल में टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हो तो आप उसको वहां पर जरूर देख सकते हो। लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, क्योंकि ये सेशन क्विक रिवीजन के लिए है, इसीलिए यहाँ पे हम बेसिक इंफॉर्मेशन ही आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज। सो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज में आती है नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, सोमपुरी, जगदा और वल्लभी। इसके प्लेसेस भी देख सकते हो एंड फाउंडर्स आर नॉट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन प्लेस आपको पता होना चाहिए। इन सभी यूनिवर्सिटीज को 1 बाय 1 अब हम लोग आगे जाकर के डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहली यूनिवर्सिटी आ गई है हमारे पास तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो तक्षशिला यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसकी स्पेलिंग ये भी हो सकती है,
करेक्ट। सो वन ऑफ दी री ओन्ड एंशियंट यूनिवर्सिटी, जो कि तक्षशिला नाम की जगह पर थी, इसीलिए इसको तक्षशिला यूनिवर्सिटी बोला गया था। सो बुद्धिस्ट लिटरेचर में इसके बारे में जो है लिखा गया था। एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो वाल्मीकि रामायणा ने दी थी। एंड particularly this university is known for what? एंशियंट स्क्रिप्चर्स, लॉ, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मिलिट्री साइंस एंड और भी ज्यादा आर्ट्स के 18 सब्जेक्ट्स इसके अंदर काउंट किए गए थे। एंड अगर हम बात करें सो बहुत सी कंट्रीज जैसे कि चाइना है, ग्रीस है, इस तरह की बहुत सी कंट्रीज के 10,000 से भी ज्यादा लोग हर साल यहाँ पे एडमिशन लेते थे। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी वी हैव मिथिला यूनिवर्सिटी। सो मिथिला क्या है? ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल रीजन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाउंडेड बाय महानंदा रिवर इन द ईस्ट ऑफ गंगा। एंड इसमें लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, साइंस, ये सब चीजें सिखाई जाती थी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर फोकस मिथिला यूनिवर्सिटी में किस चीज पे लिया जाता था? वेद और न्याय शास्त्र इसमें पढ़ाया जाता था। ये इसके मेजर फोकस वाले सब्जेक्ट्स थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव तेल्हारा यूनिवर्सिटी। तेल्हारा जो है एक विलेज का नाम है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, बिहार के अंदर। सो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंशियंट इंडिया के साइट पर ही जो है ये है। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी इसी के पास में है। तेल्हारा यूनिवर्सिटी वाज ओल्डर देन नालंदा एंड विक्रमशिला। सो इन दोनों यूनिवर्सिटी से भी पुरानी है तेल्हारा यूनिवर्सिटी। सो इस तरह से वैसे तो ये यूनिवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसको नालंदा और विक्रमशिला से यहाँ पर रिलेट किया गया है, तो ये एक स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जा सकती है। देन वी हैव श्रद्धापीठ टेम्पल यूनिवर्सिटी। सो इट इज अ कल्चरल साइट एंड एंशियंट टेम्पल लोकेटेड इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन। इसमें सिंपल सी बात करें सो पालिनी के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा गया है, ग्रामरियंस जो भी होते हैं वो सारे यहाँ पर स्टोर किए गए हैं। ठीक है। एंशियंट स्कॉलर्स जो है यूनिवर्सिटी के, जैसे कि कल्हाना है, ये जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं या बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं जो कि बेसिकली हिस्ट्री पे फोकस करते हैं, जिन्होंने हिस्टोरिकल प्लेसेस पर रिसर्च की थी, वो सारे यहीं से पास आउट हुए थे, हम ये बोल सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट इज नालंदा यूनिवर्सिटी। सो नालंदा यूनिवर्सिटी तिब्बत, चाइना, ग्रीस, यहाँ सभी जगह के स्टूडेंट्स भी इधर पढ़ने आते थे। ज्यादातर इसमें महायाना बुद्धिज्म, वेद, लॉजिक, संस्कृत, ग्रामर, मेडिसिन, सामाख्या और इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक नाम जरूर सुना होगा जो कि है बख्तियार, बख्तियार खिलजी। आपने ये नाम सुना होगा। बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी थी। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी वी हैव उदंतपुरी यूनिवर्सिटी। सो ये भी बिहार में है, उदंतपुरी में है। सो इस यूनिवर्सिटी में बेसिकली बुद्धिज्म, वैदिक चीजें, ये सब चीजें पढ़ाई जाती थी। सबसे फेमस लोगों की अगर हम बात करें जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, वो है आचार्य श्री गंगा। ठीक है, विक्रमशिला से वो पढ़े हुए हैं एंड यहाँ से भी वो पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट वी हैव विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी फॉर योर एग्जामिनेशन। So Vikramshila University and Nalanda University are two most important centers of learning in India during Pala Empire. So ये यूनिवर्सिटी पाला एम्पायर के दौरान रनिंग स्टेट में थी, नालंदा और विक्रमशिला दोनों ही। ठीक है। ये पाला एम्पीरियर धर्मपाला के द्वारा बनाई गई थी। एंड इसमें जो है लॉजिक, फिलोसफी, व्याकरण, जिसको कि ग्रामर बोला जाता है, ठीक है, इस तरह के सारे सब्जेक्ट, शास्त्र वगैरह, ये सब सब्जेक्ट इसमें हमेशा से पढ़ाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जरूर जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। सो ये है, द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज व्हाट। अभी मैंने आप लोगों को इसका आंसर बताया, धर्मपाला। ठीक है, पाला भी आ सकता है एग्जाम में, धर्मपाल भी आ सकता है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नॉलेज इन जैनिज्म। सो जैन धर्म की अगर बात करें तो इसमें नॉलेज के टाइप्स होते हैं मति जनना, श्रुत जनना, अवधि जनना, मना पर्याय जनना एंड केवल जनना। बहुत ही सिंपल सी वन लाइनर मैंने यहाँ पे आप लोगों को स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हो, एग्जाम में आपको मदद करेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हायर एजुकेशन बिफोर इंडिपेंडेंस। आजादी से पूर्व उच्च शिक्षा में कौन कौन से एक्ट्स बनाए गए थे, ये एग्जाम में आते हैं, तो इसकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। आपको नाम याद रखना है, जैसे कि चार्टर एक्ट,
1813 में बना था, तो ये ईयर एग्जाम में पूछा जा सकता है। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि 1813 में हायर एजुकेशन बिफोर इंडिपेंडेंस कौन सा एक्ट बनाया गया था। तो आपका आंसर होना चाहिए चार्टर एक्ट। सो सभी के ईयर आपको याद रखने हैं। सो चार्टर एक्ट 1813 की अगर बात करें, सो इट अलॉटेड रुपीज 1 लाख टू प्रमोट एजुकेशन इन इंडिया। सो इन्होंने 1 लाख रुपी उस समय पे प्रमोट किया था 1813 में, ताकि वो हायर एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट कर सके। जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने इंग्लिश और क्रिश्चियंस की जो अलग से और भी लैंग्वेजेस होती हैं उन सभी को इसमें अलाउ कर दिया था। ठीक है। एंड बेसिकली साइंटिफिक जो आपकी एजुकेशन है उस चीज पर इसमें फोकस किया गया था कि साइंस को हम लोग बढ़ावा दें। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा विच लेटर बिकेम प्रेसिडेंसी कॉलेज इन 1855 एंड प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी 2010। सो ये जो मैंने आपको बताया कि 2010 में जो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है एंड 1855 में जिसको प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता था, हिंदू कॉलेज था वो कैलकाटा का पहले, वो इस एक्ट के अंदर बनाया गया था। ठीक है। गवर्नमेंट ने इसमें 3 सेटअप और किए थे। इसमें था एक संस्कृत कॉलेज ऑफ कलकत्ता, दिल्ली एंड आगरा, ये तीनों ही इस एक्ट के अंदर बनाए गए थे। आपने जरूर ये यूनिवर्सिटीज के नाम सुने होंगे। नेक्स्ट वी हैव एफिंस्टन रिपोर्ट जो कि 1823 में बनाई गई थी। ठीक है। सो इसी से रिलेटेड, इसी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी, एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया था बॉम्बे में, जो कि 1834 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो जितने भी स्कूल्स हैं उनके सुपरवाइजर, ट्रेनिंग, टीचर्स को ट्रेनिंग देना, एग्जामिनेशन ऑफिसर्स को उस बॉम्बे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करना, ये सारे इस रिपोर्ट के अंदर कंसिडर किए गए थे। नेक्स्ट वी हैव मिकालेस मिनट जो कि 1835 में बनाया गया था। इट मार्क द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सो 1835 में इंग्लिश को मेजर फोकस रखते हुए यहाँ पे ऐड किया गया था। नेक्स्ट वी हैव वुड्स डिस्पैच 1854, मग्ना कार्ता, इसको मग्ना कार्ता ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वी हैव हंटर कमीशन 1882 से 1883 के बीच में प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन को इसमें इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। यूनिवर्सिटी कमीशन 1902। ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906, रिजोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी 1913, सदलार कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट, हार्टोग कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट, सार्गेंट रिपोर्ट। ये जितने भी कमीशंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, अगर स्टूडेंट्स आप चाहते हो कि इस पे एक सेपरेट वीडियो मैं लेकर के आऊं तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्लाइड से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक पर मैं एक सेपरेट 1 आवर का सेशन लाऊं तो जल्दी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज की कैरेक्टराइजेशन की, सो इसमें आ जाती है हमारे पास सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। सो लास्ट एनालिसिस के थ्रू टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज थे 882 एंड उसको इस तरह से कैरेक्टराइज किया गया था। करेक्ट। सो यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं यूजीसी के बारे में। सो यूजीसी क्या है? यूजीसी का नाम एग्जिस्टेंस में कब आया था? ये आया था 28 दिसंबर 1953 में। ठीक है। एंड इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाया गया था? 1956 में बना दिया गया था एज पर यूजीसी एक्ट, जिसको कि सेक्शन 12 भी बोला जाता है। यूजीसी का मेन फंक्शन है यूनिवर्सिटीज के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, कोऑर्डिनेट करना एंड डिटरमाइन करना। यूजीसी कंप्राइजेस ऑफ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड 10 री मेंबर्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। एंड इसके बहुत सारे हेड ऑफिस हैं। सॉरी, इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है एंड रीजनल ऑफिस बैंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे एंड न्यू दिल्ली में है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि इस पे एक सेपरेट सेशन ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक यहाँ पे मिस हो गया है जो कि है यूनिवर्सिटीज। अब देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होती है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल एक्ट यानी कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर इसको बनाया गया है। टोटल वी हैव 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी अंडर द रिव्यू ऑफ एमएचआरडी। एमएचआरडी का अब नया नाम रखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसका नाम था। अब इसका नया नाम क्या रखा गया है? मुझे कमेंट करके बताइए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द विजिटर ऑफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के प्रेसिडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के
विजिटर होते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी क्या होती है? इट वाज एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड बाय प्रोविंशियल एक्ट और बाय स्टेट एक्ट। ठीक है, तो ये स्टेट एक्ट के अंदर बनाई गई है। अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट वी हैव टोटल 392 स्टेट यूनिवर्सिटीज नाउ। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं? ये स्पॉन्सरिंग बॉडी है, जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर इसको रखा जाता है। टोटल 317 यूनिवर्सिटीज है यूजीसी के लिस्ट के द्वारा। ठीक है, ये बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है डीम टू बी यूनिवर्सिटी। हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। किस एक्ट के अंदर आते हैं? ये आते हैं यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अंदर। तो एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीम टू बी यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं? इनके अपने सिलेबस होते हैं, अपनी एकेडमिक डिग्रीज होती हैं, अपने अकॉर्डिंग ही ये करिकुलम सब कुछ चीजों को सेटअप यहाँ पे करते हैं।